आज तो ऐसे फूल बगिया में महके हों जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं। वेलकम बैक टेड़ा, वेलकम बैक, लॉन्ग टाइम नो सी। हाउ आर यू मैम? हमने तो आप ही का इंतजार था। अरे जिसका मुझे टन टन था इंतजार, टन टन वो घड़ी आ गई आज। अब पढ़ने को हो जाओ तैयार, हे गुड इवनिंग। कैसी है मेरी सपोला आर्मी? कोबरा बनी कि नहीं ये बताओ। फन तुम्हारे उठ गए? हाँ, वेरी गुड इवनिंग। आई मिस यू ऑल बेटा, आई मिस यू ऑल। आप लोग कैसे हैं बच्चों? यस, एक्चुअली बेटा देखो, इससे पहले वैसे भी मैं वैसे भी बीमार हूँ बेटा। यस, मैं बीमार हूँ सही में। भले ही मैं मुस्कुरा रही हूँ बेटा, मेरी मुस्कान के पीछे एक दुख छुपा है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो बेटा। जैसे मैं घर पहुंची थी, थोड़ी सी तो बेटा देखो बातें तो करनी पड़ेगी ना। पूरे घर से जो गॉसिप्स लेके आई हूँ तुम्हें बताऊंगी नहीं तो पेट में दर्द होगा ना बेटा। तुम्हारे पेट में दर्द होगा, तो तुम्हारे पेट में दर्द ना हो इसलिए तुम्हें बताती हूँ मैं। तो मैं घर पहुंची, तो घर पहुंचते ही बोलते एक तो इंजॉय करने वाला टाइम था। इंजॉय क्या करूं बेटा? सबसे पहले मैं पहुंची तो मेरे बैक में पेन था, 3 दिन बैक का पेन, ठीक है। उसके बाद सर्दी खांसी जुकाम, और सर्दी जुकाम जब होता है तो आपको पता है ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ही कॉमन है। कॉमन कोल्ड इज वेरी कॉमन बट इट इज सो एनोइंग। इतनी बकवास चीज होती है ना, आपको खाने का मन करता है ना टेस्ट आता है किसी चीज का, ऑल टाइम इरिटेशन फील होती है। और जब वापस आने का टाइम आया, जब क्लासेस लेने का, तो गला दर्द होने लग गया, है ना। तो ये वाली बात। आई मिस यू ऑल बेटा, बट फाइनली बेटा हम आ चुके हैं आपकी कक्षा के लिए, और आई होप आप लोग उतने ही एक्साइटेड और बेटा जोश से भरे हुए होंगे जिस प्रकार से मैं आप लोगों का। देखो एक आधा लेक्चर ना मेरे को ये फील हुआ देखो अच्छा, सबको ब्रेक अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत ब्रेक होना भी चाहिए, बट ना बहुत लंबा ब्रेक अगर मतलब बहुत लंबा तो नहीं था बेटा। आपकी आई थिंक 2 क्लासेस गई होंगी और यकीन की 3, तो बहुत लंबा तो ब्रेक नहीं था। बट हमें क्लासेस लेने की इतनी आदत होती है ना कि हमारे लिए ना, अगर तुम मतलब 1 हफ्ते अगर क्लास ना हो तो इट्स लाइक अ वेरी बड़ा ब्रेक, है ना। तो ऐसा लगता है एक आधा क्लास हो ना तो ठीक है, ज्यादा हो जाती है तो भी बेटा मौत आती है। क्या बताऊं, गले को जो है ना मौत आती है मेरे। हाँ, अब इसी बात के साथ में मैम खाना खाया था, और मैं बेटा खाना लास्ट के बेटा दिन खाया ही नहीं गया। एक मैंने तुम्हारी क्लास में तो बोला था ना कि यार मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ मम्मी क्या बनाएंगी, और भगवान ने कहा जाओ, है ना, ऐसे ही जाओ। लास्ट के 3-4 दिन तो बेटा मैं कुछ खा ही नहीं पाई यार। ये दुख काहे खत्म नहीं होता है भाई, काहे खत्म नहीं होता है। ओवरी, और ये क्या है टॉपिक्स टू बी कवर्ड में, ये नीचे कैसे आ गया बेटा? नेचर ऑफ हार्मोन हटाओ इसको, ये हम नीचे लिखते हैं नेचर ऑफ हार्मोन्स। वैसे आज हम शायद नेचर ऑफ हार्मोन्स देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं, ठीक है ना। पहले शुरू करते हैं बेटा, ठीक है ना। शगुन हो गया है, मिलियन, आयशा कह रही है मैम इज बैक आफ्टर मिलियन ईयर्स लेटर। तो मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो, मैंने भी वैसे जेन्युइनली आप लोगों को भी मैंने बहुत मिस किया बेटा। बहुत मजा आएगा, आज क्लास लेते हैं काफी टाइम के बाद, है ना। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते हैं। आई होप कि आपने बेटा अपने बैकलॉग्स थोड़े बहुत अगर आपके थे तो आपने कवर किया होगा, करना चाहिए था बेटा। ये वही मौका था जिस मौके का आपको बेटा इस्तेमाल करना चाहिए था। आपने किया तो वेल एंड गुड, आपने नहीं किया तो फिर बेटा पछताओ, और क्या कर सकते हो बेटा, पछताओगे, है ना। चलो हम तो शुरू करेंगे बेटा लेक्चर को। समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं। आई थिंक हमने पिछली क्लास में बेटा एड्रीनल ग्लैंड पढ़ा होगा या तो पैंक्रियास पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में? पैंक्रियास पढ़ा था कि एड्रीनल ग्लैंड पढ़ा था? मैं देख ही लेती हूँ यार पढ़ा क्या था। और तुमने आई थिंक टेस्टिस के बारे में पढ़ा। मैंने इनफैक्ट ओवरी का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था तुम्हारी क्लास में, जितना मुझे याद आ रहा है बेटा। फिर भी मैं एक बारी ना अर्जुना नीट
2025, हाँ, जूलॉजी नोट्स, एड्रीनल ग्लैंड एंड टेस्टिस, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड एंड टेस्टिस पढ़ा है ना हमने, तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। और मैंने ओवरी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बताया, एंडोक्राइन ग्लैंड बताया, और जूलॉजी मेडिजी का मैंने एक वो दिया था फोटो, वो तुम्हें करने के लिए दिया था। तो एक बार बेटा क्विक रिवाइज करें, ओवरी का डायग्राम बना के आयो, जो मैंने मेडिजी का एक तुम्हें डायग्राम दिया था कि बना के आना, ठीक है ना, डायग्राम होमवर्क दिया था। हाँ, तो हमने बेटा क्या किया था लास्ट क्लास में, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। ये एक ऐसा ग्लैंड है, वन पेयर होता है, इसकी डुअल ओरिजिन होती है, एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन। हमने पढ़ा, हमने कसाटा आइसक्रीम जैसा ये बनाया था एक डायग्राम। सेंटर पे होता है मेड्यूला, जो सेंटर वाला पार्ट होता है, इसकी फर्दर कोई डिवीजन नहीं होती बेटा, ये अकेला होता है बेसिकली, ठीक है ना, मतलब सिंगल है, इसके अंदर कोई फर्दर डिविजन्स नहीं है लेयर्स में। लेकिन इसके जो बाहर की बेटा कॉर्टेक्स होती है, कॉर्टेक्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जीएफआर से आप ऐसे याद रख सकते हैं, ग्लोमेरुलोसा, फैसिक्यूलेटा एंड रेटिक्यूलरिस, ऐसे होता है जीएफआर, ग्लोमेरुलोसा, फैसिक्यूलेटा एंड रेटिक्यूलरिस, जो मैंने इन कलर्स से बनाया हुआ है बेटा। So this is called as zona glomerulosa, this is called as zona fasciculata and this is called as zona reticularis, GFR बच्चों, है ना। और इसी से मिलके बनता है आपका कॉर्टेक्स लेयर। और ये जो होता है सेंटर वाला, ये होता है मेड्यूला। मेड्यूला की ओरिजिन होती है एक्टोडर्मल और कॉर्टेक्स की ओरिजिन होती है मीजोडर्मल। कॉर्टेक्स बनाता है अराउंड 75% ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, मेड्यूला बनाता है बेटा अराउंड 25% ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। ऐसा पढ़ा था बेटा, यस यस। फिर बेटा हमने कहा जो मेड्यूला होता है उसके जो 2 हार्मोन्स होते हैं उन्हें बोला जाता है कैटेकोलअमीन्स, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, ये दोनों होते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में बेटा, इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी सिचुएशन में ये रिलीज होते हैं, स्ट्रेस कंडीशन में ये रिलीज होते हैं, 3F रिस्पॉन्स में रिलीज होते हैं। जो भी बेटा आपको रिस्पॉन्स दिखता है मोस्टली वैसा ही ये करता है, जैसे कि हेयर गूजबम्स आ जाते हैं आपको, गूजबम्स दैट इज पाइलो इरेक्शन, आंखें फटी की फटी रह गई बेटा यानी कि प्यूपिल डायलेशन, पसीने छूटने लगते हैं यानी कि स्वेटिंग, हार्ट रेट तेज हो जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है यानी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, पंपिंग एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है। लेकिन इसके अलावा मैंने आपको मैंने याद रखने का भी एक तरीका बताया था, और मैं 100% गारंटी से ये विश्वास करती हूं कि अगर आपने क्लास में अच्छे से पढ़ा तो आपको वो वाले पॉइंट्स में भी कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने आपसे कहा था जैसा ग्लूकागॉन करता था बेटा, ग्लूकागॉन क्या करता था, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता था, कैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता था, और क्या करता था, ग्लाइकोजन को तोड़ता था, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाता था। और मैंने कहा था कि ये प्रोटियोलाइसिस और लाइपोलाइसिस भी करता है, और ये तीनों फंक्शंस आपने कॉपी पेस्ट इसके लिए भी करने हैं, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, कैटेकोलअमीन्स के भी सेम फंक्शंस कॉपी पेस्ट करने हैं। और इनमें से ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला जो पॉइंट है और प्रोटियोलाइसिस और लाइपोलाइसिस वाला जो पॉइंट है वो आपने कॉर्टिसोल के लिए भी कॉपी पेस्ट किया है, चिपकाया है, सेम टू सेम, आप कभी नहीं भूलोगे। कॉर्टिसोल के लिए भी सेम पॉइंट्स आपको करने, प्रोटियोलाइसिस वाला पॉइंट और ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो ये तो मेड्यूला के हार्मोन्स के फंक्शन हो गए। जब आप कॉर्टेक्स की बात करते हैं बेटा तो कॉर्टेक्स के अलग अलग जोन्स है, अलग अलग जोन्स है तो अलग अलग जोन के अलग अलग हार्मोन्स है और अलग अलग हार्मोन्स के अलग अलग फंक्शंस है बेटा। अगर मैं बात करूं ग्लोमेरुलोसा के हार्मोन की, पहला क्वेश्चन तो आपसे हार्मोन पूछेंगे कि इसका हार्मोन का नाम बताओ, तो ग्लोमेरुलोसा का हार्मोन जो होता है वो जी नहीं होता है बेटा, याद है ना ये घटिया वाली ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी, है ना, वंस इन अ मिलियन ईयर्स मैंने बताया होगा आपको, लेकिन ये इससे आपको याद रहेगा। ग्लोमेरुलोसा का जो हार्मोन होता है वो जी वाला नहीं होता, इसका जो हार्मोन होता है वो होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और जो एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड आप पढ़ते हैं दैट मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज बेटा, भैया नॉर्मल पानी चाहिए, नॉर्मल भी एक पानी ले आओ, नॉर्मल थोड़ा सा इतना भैया रख देना ना स्पेस। तो दैट इज कॉल्ड एज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का काम ही है वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, क्योंकि ये आपकी डीसीटी पर एक्ट करता है, सोडियम मिनरल की रीएब्जॉर्प्शन कराता है, पीछे पीछे बेटा पानी भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और ये बेटा पोटेशियम और फॉस्फेट की एलिमिनेशन भी कराता है। ये वाला पॉइंट एडिशनल मैंने आपको बताया था, बाकी तो आपने एक्सक्रीशन में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा हुआ है।
फिर GF फैसिकुलेटर से रिलीज होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आप पढ़ते हो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉर्टिसोल के सारे पॉइंट्स, कॉर्टिसोल के सारे पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ये भी स्ट्रेस कंडीशन में बेटा आपका लेवल हाई रहता है कॉर्टिसोल का। ये आपकी प्रोटियोलाइसिस कराता है, लाइपोलाइसिस कराता है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करा के जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसको अपटेक नहीं करने देता, इनहिबिट्स द सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ये इराइथ्रोपोइसिस करवाता है। इराइथ्रोपोइसिस के लिए मैंने आपको एक तो थायराइड हार्मोन्स बताए थे, एक कॉर्टिसोल बताया, एक टेस्टोस्टेरोन है, और एक आज आप पढ़ोगे इराइथ्रोपोइटिन। ये इराइथ्रोपोइसिस करवाता है, बट ये WBC की एक्टिविटी को सप्रेस करता है, उसकी एक्टिविटी को कम करता है। इसीलिए तो एक बहुत कॉमन अच्छा इम्यूनोसप्रेसेंट भी है सर्जरीज में। अगर आपको चाहिए कि इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो अनयूजुअल इम्यून रिस्पॉन्स ना जनरेट करे। इम्यून रिस्पॉन्स कौन जनरेट करते हैं? आपके WBCs। आप आगे डिटेल में 12वीं कक्षा में पढ़ोगे, तो आपको WBC की एक्टिविटी को अगर सप्रेस कर दोगे तो आपकी इम्यून सिस्टम जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, बेसिकली इट सप्रेसेस बेटा, है ना। Yes, and anti-inflammatory भी होता है, because of course all these points are related with that, it suppresses the activity of WBC. That's the function of glucocorticoid. Sex corticoid जो रेटिकुलरिस से प्रोड्यूस होता है, वो हेयर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हेयर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आपके जो सेक्स कॉर्टिकॉइड होते हैं वो एंड्रोजन्स और ईस्ट्रोजन ही होते हैं, और इसी से ये पता चलता है कि फीमेल बॉडी के अंदर भी थोड़ी मात्रा में एंड्रोजन्स होते हैं। हमने DHEA लिखा था, दैट्स अ टाइप ऑफ एंड्रोजन, है ना। और एक ईस्ट्रोजन यानी मेल की बॉडी में भी ईस्ट्रोजन होता है, बट इसका अमाउंट बैलेंस्ड रहता है। अगर डिसबैलेंस हो गया तो बीमारी हो जाएगी। बहुत ज्यादा बीमारियां आपने इसमें पढ़ी नहीं थी, आपने एक ही पढ़ा है एडिसन्स डिजीज। और मैंने आपसे कहा था एडिसन्स में सिंपल आपसे पूछा जाएगा पहले हाइपर की कंडीशन है या हाइपो की कंडीशन है। तो दिस वाज द अंडर प्रोडक्शन, अंडर सिक्रीशन, हाइपो सिक्रीशन ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है ना, यही आपने पढ़ा था। फैटीग, वीकनेस, क्यों होती है थकान, क्यों होती है वीकनेस? क्योंकि इनका लेवल कम हो गया है, ग्लूकोज नहीं है उतना ज्यादा, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो रही है, बस वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं मेंटेन हो पा रहा है, वीकनेस एंड फैटीग, दैट्स ऑल। फिर आपने पढ़ा बेटा टेस्टिस के बारे में, और आपने ओवरी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा। आपने बोला जो और मैंने आपसे ये कहा था टेस्टिस और ओवरी ये तो दोनों बेटा आपको डिटेल में पढ़ने हैं। 12वीं कक्षा का पहला ही चैप्टर जो जूलॉजी का पढ़ोगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें आपको इसी चीज को डिटेल में पढ़ना है। बट मैंने आपको, क्योंकि एनसीईआरटी के कुछ कुछ टर्म्स जो हैं उसकी क्लैरिटी आपको रहे, तो मैंने एक डायग्राम बना के भी आपको समझाया था। जो टेस्टिस होते हैं या ओवरीज होती हैं वो प्राइमरी हार्मोन्स भी प्रोड्यूस कर रही हैं, ग्लैंड की तरह भी काम कर रही है, और सेक्स ऑर्गन यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम कर रही है। डेफिनेशन क्या होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की? बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपने उन ऑर्गन्स को बोलते हो जिन ऑर्गन्स में गैमीट बनता है। बेटा ओवरी के अंदर क्या गैमीट बनता है? अंडा बनता है, एग बनता है। और टेस्टिस के अंदर क्या गैमीट बनता है? बेटा स्पर्म बनता है। क्या वास्ट डिफरेंस के अंदर बनता है? मेल्स में जिस स्ट्रक्चर के अंदर बेटा जर्म सेल्स बन रहे हैं, गैमीट बन रहा है, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल में गैमीट बन रहा है तो फीमेल में वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरी एंड टेस्टिस। देखो ओवरी और टेस्टिस में, ओवरी तो इंट्रा एब्डोमिनल होती है, एब्डोमिन के अंदर होती है, लेकिन टेस्टिस बॉडी के बाहर विद इन अ पाउच कॉल्ड एज स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है आउटसाइड द बॉडी। क्योंकि टेस्टिस के अंदर बनते हैं स्पर्म्स, और स्पर्म्स को बनने के लिए बॉडी के कंपैरिजन में टेम्परेचर कम चाहिए होता है, 2 to 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, व्हाई इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, मैंने आपको टेस्टिस के अंदर का एक सेक्शन भी दिखाया था बिकॉज एनसीईआरटी के कुछ टर्म्स की क्लैरिटी के लिए। बाकी तो हार्मोन्स तो बेटा सुपर इजी है। मेल का जो हार्मोन है वो मेल के अंदर जितने भी फीचर्स है उसको कंट्रोल कर रहा है। मेल का जो टेस्टोस्टेरोन है, जो एक प्रकार का एंड्रोजन है, अ टाइप ऑफ एंड्रोजन, मेल के सारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। मेल सेक्सुअल बिहेवियर हो गया, मेल में जो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन तुम देखते हो, दाढ़ी मूछ का आना, बियर्ड मुस्टैच का आना, लो पिच वॉइस बेटा, अग्रेसिवनेस बेटा, मसल्स अगर आप देखोगे उनकी, जो मेल का जो स्ट्रक्चर होता है और फीमेल का जो स्ट्रक्चर होता है अलग होता है, मैस्कुलिन बॉडी होती है उनकी, तो आप वो भी देखते हो, दैट इज
विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्टोस्टेरॉन। मेल के जितने भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है बेटा, जितने भी अदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, जिन भी चीज की मदद से स्पर्म को कैरी करते हो आप, या कुछ ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, वास डिफरेंस, वास एफरेंशिया, सब कुछ पढ़ोगे बेटा 12वीं कक्षा में। इन सबकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेच्योरेशन के लिए भी बेटा टेस्टोस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल है। टेस्टोस्टेरॉन ना होता तो स्पर्म्स नहीं बन रहे होते बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस को करवाता है टेस्टोस्टेरॉन, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है ना। तो जितने भी तुमने ये फीचर्स देखे थे वो सारे टेस्टोस्टेरॉन की मदद से होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि टेस्टिस के अंदर अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉइल स्ट्रक्चर, जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जिनके अंदर एक्चुअल में स्पर्म बन रहा होता है ना, जिनके अंदर एक्चुअल में स्पर्म बन रहा होता है। और जब मैंने आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को एक जूम करके एक स्ट्रक्चर बना के बताया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन दिखाया था, तो मैंने कहा था कि बेटा देख, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तो स्पर्म्स बनते हैं, ऐसे मैंने गोल करके बना के बताया था आपको। इसके बाहर के स्पेस को बोला जाता है इंटर टिब्यूलर स्पेस, बिटवीन टिब्यूल्स, टिब्यूल्स के बीच बीच में। इंटर का मतलब ही होता है बिटवीन, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, इंटर का मतलब होता है बिटवीन। तो बिटवीन टिब्यूल्स, इंटर टिब्यूलर स्पेस, या तो इंटर टिब्यूलर स्पेस बोल दे बेटा, या तो बोल दे इंटरस्टिशियल स्पेस, एक ही बात है। उस इंटर टिब्यूलर स्पेस में या इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है? लेडिग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। लेडिग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स बेटा वो सेल्स होते हैं जो हार्मोन को बनाते हैं। जो एंड्रोजन तेरा था वो कहां से बन रहा था? लेडिग सेल से बन रहा था। दैट्स इट, खत्म। ओके जी। ओए अभी तो क्लास स्टार्ट की है, कल कैसे छुट्टी हो जाएगी? कोई छुट्टी नहीं है। हाँ इकरा बेटा, हियर हियर, यस। अब बेटा जी मैंने तुम्हें ओवरी का डायग्राम बनाने के लिए कहा था, अगर तुमने नहीं बनाया तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने तो तुम्हें कहा था कि बना के आना। ओवरी के बारे में भी बेटा मैंने तुम्हें कहा था कि इट्स अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड इट आल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन्स। ओवरी के केस में मैंने तुम्हें कहा कि 2 हार्मोन्स है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। आपने लिखा हुआ है ना, है ना? अब मैं बेटा आगे तुम्हें ये थोड़ा सा कंटिन्यू करके बताती हूं। डायग्राम पहले ध्यान से देखो। हालांकि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो डायग्राम है ये सेम डायग्राम डिटेल में, इनफैक्ट बेटर देन दिस, हम कब डिस्कस करने वाले हैं बेटा? हम डिस्कस करने वाले हैं 12वीं कक्षा में। बट अभी भी बेटा आपको कुछ कुछ चीजें अगर कंसेप्चुअली समझनी और रटनी नहीं है तो आपको ये डायग्राम बेटा बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझना और बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? अभी देखो, सुनो, यस आपने जिसने नहीं बनाया फिर अभी बनाओ, बट मैं टाइम एक्स्ट्रा नहीं दूंगी बेटा, ये होमवर्क में दिया था मैंने तुम्हें। अगर हम ओवरी का एक सेक्शन देखें ना तो ओवरी के अंदर चल क्या रहा है बेटा? जैसे हम अगर टेस्टिस के अंदर देखें तो मैंने आपसे कहा था टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बन रहा होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे ही अगर बेटा मैं एक ओवरी के अंदर का सेक्शन देखूं तो ये जो पूरा अंदर का जो स्पेस होता है ना बेटा, जिसके अंदर हमने ये पूरी ड्रॉइंग बनाई हुई है, इस पूरे स्पेस को बोला जाता है ओवेरियन स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है? ओवेरियन स्ट्रोमा। ये देख रहे हो ना, मैंने यहां लिखा भी हुआ है स्पेस। स्पेस किसके अंदर बेटा? स्पेस विद इन ओवरी। ओवरी के अंदर का जितना भी स्पेस है इसे हम बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर ना बेटा तुम देखोगे कुछ स्ट्रक्चर्स जिन्हें लिखा हुआ है हमने फॉलिकल्स। अब ये कैसे समझना है बेटा? देखो, गिफ्ट है और गिफ्ट रैप है। मेरे पास एक गिफ्ट है और गिफ्ट को मैंने कवर किया हुआ है एक रैप से ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। ऐसे समझो, फीमेल की ओवरी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं फॉलिकल, और कुछ स्ट्रक्चर है जिसे तुम एक्चुअल में एग कहते हो, जो ऊसाइट होती है, जो ओवम होती है, जो एग होता है, ठीक है ना? तो ये जो डेवलपिंग एग होता है ना वो तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो उसके ऊपर का जो गिफ्ट रैप है, गिफ्ट क्या है तुम्हारा? अंडा। एग जो है वो गिफ्ट है। अभी तुम क्योंकि 11वीं के बच्चे हो ना बेटा, तो तुम अभी ना बेसिक्स ही समझो, बहुत ज्यादा डिटेल में अभी जाओ मत, है ना? अंडा क्या है बेटा? अंडा जो है वो है तुम्हारा गिफ्ट, और अंडे के ऊपर का जो कवर है बेटा वो क्या है? वो है तुम्हारा फॉलिकल, ठीक है ना? तो एग के ऊपर जो एग किसके अंदर प्रोटेक्टेड है? फॉलिकल के अंदर प्रोटेक्टेड है। अब जैसे बेटा तुम पहले फर्स्ट क्लास में थे, फिर तुम बड़े हुए, सेकंड क्लास में आए, फिर थर्ड क्लास में आए, तो तुम्हारी क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है ना? वैसे ही फॉलिकल्स भी अलग अलग स्टेज के होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। तो हमने ये जो बना रखा है ना
प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये अलग अलग स्टेज है फॉलिकल्स की। जो सबसे शुरुआत का फॉलिकल होता है उसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है उसे सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं, थोड़ा और बड़ा हो जाता है टर्शरी फॉलिकल कहते हैं, और बड़ा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। इन फॉलिकल्स के अंदर क्या है मैम, हमारा एग, और उस एग की भी बेटा अलग अलग स्टेज होती है। अभी तुम्हारे काम की नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओवम, अभी तुम उस स्टेज का नाम मत याद रखो, तुम सिर्फ ये याद, फॉलिकल का स्टेज याद रख लो, वैसा ही नाम होता है वैसे तो, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओवम, बट अभी तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा कौन से फॉलिकल के अंदर कौन सा स्टेज होता है, तो तुम सिंपल सा याद रखो, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फॉलिकल्स कहलाते हैं, जो हमारे अंडे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर बेटा एग होता है, इसके अंदर ये जो मैंने बना रखा है ये एग बना रखा है, ये मैंने क्या बना रखा है बेटा, ये डेवलपिंग एग बना रखा है। इसकी स्टेज का नाम मैं नहीं बता रही हूं कौन सा स्टेज है, आप बस इतना याद रख सकते हो, दिस इज डेवलपिंग एग या oocyte, है ना। अब बेटा जी क्या क्या हमने पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स में हमने कुछ हॉर्मोन्स पढ़े थे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्या हम सबने पढ़ा था बेटा, बताइए एक बारी मुझे, क्या हम सबने, अब जो पहली क्लास कर रहा है बेटा उसका तो मैं क्या ही बोलूं, अब आपको कंसेप्ट अप्लाई करना आएगा, वरना फिर रट्टाफिकेशन करोगे, इसीलिए बेटा ये बता रही हूं, वरना तो मैं एनसीईआरटी को बेटा झट 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 झट, वो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ना बेटा, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। हमने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स पढ़े थे, एक बारी खोल के देखो हमने उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, हमने उसके बारे में लिखा था कि वो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उनको ग्रो कराने में मदद करते हैं, वहां पे भी कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें फॉलिकल्स और एग का कॉन्सेप्ट बताया था, है ना। तो ये जो फॉलिकल बड़े हो रहे हैं, तुम कैसे बड़े हो रहे होते हो बेटा, खाना पीना खाते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, पास हो जाते हो, तभी तो तुम अपग्रेड होते हो ना, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास में, वैसे ही इन फॉलिकल्स को कौन बड़ा कर रहा होता है बेटा, FSH, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है FSH FSH FSH, प्राइमरी को सेकेंडरी फॉलिकल बनाया, सेकेंडरी को टर्शरी बनाया, टर्शरी को कौन सा फॉलिकल बनाया, ग्राफियन फॉलिकल। मैं आपको ये भी बता दूं, ग्राफियन फॉलिकल सबसे मैच्योर फॉलिकल होता है ग्राफियन फॉलिकल सबसे मैच्योर फॉलिकल होता है बेटा, इससे ज्यादा तुम इस फॉलिकल को बड़ा नहीं कर सकते, इससे ज्यादा इस फॉलिकल को आप और बड़ा नहीं कर सकते बेटा, ग्राफियन फॉलिकल इज द बिगेस्ट फॉलिकल। अब बेटा ये फट जाएगा, ये एक्चुअल में फटता है, ये एक्चुअल में फट जाता है, क्योंकि इतना बड़ा हो चुका है कि इससे ज्यादा आप बड़ा नहीं कर सकते। इनको बड़ा किसने किया बेटा, FSH ने किया। क्या ये बात आप लिख चुके हो ऑलरेडी, यस आप लिख चुके हो बेटा, पिट्यूटरी जब पढ़ा था। ये इतना बड़ा हो चुका है कि अब ये इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर हमारा एग है। हर महीने फीमेल की बॉडी में हर महीने ओव्यूलेशन होती है, एक अंडा रिलीज होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी, जिसको बिल्कुल जीरो नॉलेज है ना उसको भी समझ में आ जाए, इसीलिए इतने बेसिक से बता रही हूं। फीमेल की बॉडी में हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स जिसको आप बोलते हैं, एक एग रिलीज होता है, हर महीने एक एग रिलीज होता है, हर महीने एक एग रिलीज होता है। ये एग कहां से आया, ये एग इसी के अंदर होता है बेटा। जब ये फॉलिकल इतनी बड़ी हो जाती है कि इसके बियॉन्ड और नहीं बढ़ सकती, तो इसके ऊपर कौन सा हार्मोन काम करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके ऊपर कौन काम करता है, LH, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस फॉलिकल को तोड़ देता है। जब ये इस फॉलिकल को तोड़ देता है तो इसके अंदर जो भी सामान था वो रिलीज हो जाएगा। इसके अंदर क्या था बेटा, एग था, एग रिलीज हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाती है, और ओव्यूलेशन होने के बाद बेटा अब गिफ्ट तो तुमने निकाल लिया, पर गिफ्ट का जो रैपर था वो कचरा तो बचा रहेगा ना। अभी तुमने गिफ्ट रैपर को खोल दिया और उसके अंदर का गिफ्ट निकाल दिया, पर रैपर का क्या हुआ, जो रैपर है ना बेटा, वो रैपर किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है जिसे बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये मैंने लिखा भी हुआ है यहां, येलोइश बॉडी फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल।
रेमिनेंट्स मतलब बचा कुचा, रेमिनेंट मतलब बचा कुचा। क्या समझे बेटा, मुझे बताओ एक बारी। पहले आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं? एक दो बातें मुझे लिखवानी है, पहले यहां तक बताओ। यहां तक बेटा आपको समझ में आया? बेटा ये आपको करके आना चाहिए था। आपने अगर काम चोरी की है तो आपकी प्रॉब्लम है बेटा, विच इज वेरी बैड। ऐसा करना नहीं चाहिए था। अरे यार, जल्दी बताओ, कोई दुख दर्द समस्या? डन। यानी कि मैम ने अभी क्या बताया, इसको थोड़ा सा लिखते हैं, इसको थोड़ा सा लिखते हैं, क्योंकि तुम 11वीं के बच्चे हो ना बेटा, तो तुम प्रेफर करो कि तुम हर चीज को लिख के समझो, है ना, तुम्हारे काम ही आएगी। तो मैंने कहा फंक्शंस तो कोई बेटा रॉकेट साइंस थोड़ी है, फंक्शंस तो बहुत इजी है। मैंने कहा बेटा इनसाइड ओवरी ना तुम्हें क्या मिल रहा है, इनसाइड ओवरी follicles present within follicle oocyte present। बेटा oocyte का मतलब ही एग है, oocyte या एग, स्टेज कौन सी है ये नहीं मैं बता रही हूं, ठीक है ना? यस। फिर मैं कह रही हूं follicles grow under FSH mature follicle, मैच्योर का मतलब है अब भैया सबसे बड़ा है, मैच्योर का यहां मतलब है सबसे बड़ा, इसके बियॉन्ड और बड़ा नहीं हो सकता, तो ये सबसे मैच्योर फॉलिकल ग्राफियन रप्चर्स मतलब ब्रेक अंडर, इसमें कुछ पिट्यूटरी के भी हार्मोन्स कवर हो गए बेटा, यानी अंडर LH। जब ये ब्रेक करता है एग रिलीज, अगर तुमसे पूछा जाए ओव्यूलेशन कौन करा रहा है, तो इसीलिए तो बेटा मैंने तुमसे कहा, पढ़ाया भी था तुम्हें ये वाली बात, ओव्यूलेशन कराने वाला हार्मोन कौन है बेटा, FSH है या LH है, कौन है बताओ? रेमिनेंट्स ऑफ कॉर्पस, सॉरी, रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफियन forms yellow body called LH। वेरी गुड, LH कराता है, फॉर्म्स येलो बॉडी मतलब येलो कलर की है बेटा, उसका रंग येलो कलर का है, जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल टूटने के बाद जो बचा कुछ है ना, येलो बॉडी कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। आप समझना, ये जो पीले कलर का स्ट्रक्चर है ना कॉर्पस ल्यूटियम, ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स मेनली प्रोजेस्टेरॉन। इसका मेन जो हार्मोन होता है ना बेटा, मेन हार्मोन यहां से आया। आप जो बोल रहे हो ना कि ओवरी बनाती है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, पर ओवरी में कौन सी चीज होती है ऐसी जो बनाती है, ओवरी में ऐसे कौन सी चीज है जो बनाती है? तो बेटा ध्यान रखो, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, इसका मेन हार्मोन ईस्ट्रोजन नहीं है, ईस्ट्रोजन तो ये बहुत कम प्रोड्यूस करता है, मेन इसका हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, मेन इसका हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो मैम मेनली ईस्ट्रोजन कहां से आया? ईस्ट्रोजन आता है फॉलिकल से,
ये जो फॉलिकल ग्रो करती है ना बेटा, ये फॉलिकल सिक्रीट करती है ईस्ट्रोजन। जब छोटा फॉलिकल होता है तो कम ईस्ट्रोजन, जब ज्यादा होता है बड़ा फॉलिकल तो ज्यादा ईस्ट्रोजन। क्या समझे? क्या समझे? यस। तो अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो क्या आप मुझे बेटा बिल्कुल सही जवाब देंगे? मेरा सवाल आप लोगों से ये है, ट्रू या फॉल्स बताना। ईस्ट्रोजन इज सिक्रीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। मैं वापस से ये स्टेटमेंट बोलती हूं, ईस्ट्रोजन इज सिक्रीटेड बाय डेवलपिंग फॉलिकल्स प्रायर टू ओव्यूलेशन। ट्रू या फॉल्स? इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। मैंने बोला ईस्ट्रोजन फॉलिकल्स के द्वारा सिक्रीट होती है प्रायर टू ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होने से पहले। बिल्कुल, जब तक फॉलिकल्स फॉलिकल स्टेज में है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स, अभी ओव्यूलेशन थोड़ी हुआ है, तो ये सारी ग्रोइंग फॉलिकल्स आपकी ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती है ओव्यूलेशन से पहले। ओव्यूलेशन के बाद फॉलिकल्स तो है ही नहीं ना। ओव्यूलेशन के बाद तो बेटा आपकी कॉर्पस ल्यूटियम होती है, येलो कलर की बॉडी। फॉलिकल जब टूट गई, ओव्यूलेशन हो गया, तो ये बचा हुआ जो बॉडी है ग्राफियन फॉलिकल का, उसने एक येलो कलर का स्ट्रक्चर बना लिया जिसे कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। बेटा आप 12वीं कक्षा में पढ़ोगे ना जब इसके बारे में, अभी जितना आप लोग इसको हो सकता है लाइटली ले रहे हो, कॉर्पस ल्यूटियम इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा, इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि प्रेगनेंसी में इसके बिना तो काम ही ना चले। तो आप देखोगे ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ना इसका एक हार्मोन है जो ये प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, प्रोजेस्टेरॉन को। तो जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है उनमें प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा होता है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं बेटा, हमने अंदर का स्ट्रक्चर तो समझ लिया, अब हम ईस्ट्रोजन का फंक्शन करने वाले हैं और प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन करने वाले हैं। प्रोजेस्टेरॉन के बारे में ज्यादा एनसीईआरटी ने दिया नहीं हुआ है, ईस्ट्रोजन के बारे में भी ज्यादा नहीं दिया हुआ है, जितना दिया हुआ है इसको फटाफट से कवर करते हैं, ठीक है ना? यस। हाँ ऑफ कोर्स बेटा, जो अंडा रिलीज होगा, जो एग रिलीज होगा, वो बाहर ही तो जाएगा। इसके बारे में बेटा वेट करो ना, आप 12वीं कक्षा में पढ़ोगे। ये जो अंडा रिलीज होता है ना, ओव्यूलेशन होती है, तो ये ओवरी से बाहर जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है बेटा। अब तुम्हें उतना मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो पढ़ा नहीं रही हूँ, है ना, तो अभी इसलिए मैंने नहीं बताया। अभी तो बेटा जितना बताया उतना तुम्हारे लिए काफी है वैसे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा फंक्शंस ऑफ ईस्ट्रोजन। फंक्शंस भी कोई बेटा डिफिकल्ट नहीं है, जितने भी फीमेल्स में आपको फीमेल की जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन। फीमेल की आवाज, फीमेल में जो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, फीमेल्स की जो बेटा बॉडी टाइप है, फीमेल्स में जो मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन। फीमेल सेक्स वो क्या बोलते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर, एवरीथिंग, है ना। तो हम लिखते हैं ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन का काम होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ mammary glands at puberty, growth and development of secondary sex organs, secondary sex organs like बेटा फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, यूट्रस हो गया,
vagina, etc. High pitch voice, hair pattern, distribution, ठीक है। फिर प्रमोट्स oogenesis, जैसे टेस्टोस्टेरोन का काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करना, इसका काम होता है oogenesis, एग फॉर्मेशन को सपोर्ट करना, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ, ये मैं एक ऐसा पॉइंट बता रही हूं शायद एनसीईआरटी में डायरेक्टली ना दिया हो, बट ये ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, इनर वॉल ऑफ यूट्रस, पर ये आपके बहुत काम आएगी ये वाला पॉइंट। एक छोटा सा ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना के बताती हूं। हाँ, अफेक्ट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल ये लिख सकते हो, अफेक्ट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल करती है, हार्मोन्स का रोल है ना बेसिकली। मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया या जो भी एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, कोई भी प्रोजेस्टेरॉन हो गया, वो सारी चीजें बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट कर सकती है। देखो मैंने एक पॉइंट लिखा है यहाँ, मैं एक छोटा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना के तुम्हें बताती हूँ। बिल्कुल बनाओ, अगर आप चाहते हो तो आप डेफिनेटली बना सकते हो। आपको बड़ा एक डायग्राम तो बनाना ही है बाद में, अभी तो मैं एक ना आपको एक चीज समझाने के लिए ये डायग्राम बना रही हूँ। जैसे फीमेल का बेटा आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो फीमेल में जैसे ये हो गई ओवरी, है ना, ये ओवरी है जिसके अंदर अंडा बनता है, ये फैलोपियन ट्यूब है जिसके अंदर अंडा जाता है, फिर बेटा यहाँ फर्टिलाइजेशन होती है, और ये फैलोपियन ट्यूब ये यूट्रस से जुड़ा हुआ है। ये जो है ना जिसके अंदर बच्चा ग्रो करता है, दिस इज यूट्रस। तो ये जो यूट्रस है ना बेटा, इसकी 3 लेयर में इसकी वॉल होती है, 3 लेयर्ड वॉल होती है। तो इसकी एक अंदर की एक वॉल होती है जो मैं ऐसे बना रही हूं, इस वॉल को बोला जाता है, सबसे अंदर वाली वॉल, इसे बोला जाता है एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। सुनो, यस, ये जो बेटा फीमेल की जो मैंने रेड कलर से वॉल बनाई है ना बेटा, ये यूट्रस है, ये पूरा स्ट्रक्चर यूट्रस है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यूट्रस है जिसके अंदर बच्चा ग्रो करता है। यूट्रस की एक वॉल देख रहे हो बेटा, ये वॉल, इस वॉल का नाम होता है एंडोमेट्रियम। इस वॉल का क्या नाम होता है? एंडोमेट्रियम। सबसे अंदर वाली वॉल, बीच वाली एक वॉल होती है जिसे मायोमेट्रियम बोलते हैं, आउटर मोस्ट एक वॉल होती है जिसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। बताया मैंने, ऑलरेडी बताया मैंने। कब बताया? जब मैंने ऑक्सीटोसिन पढ़ाया होगा तब बताया ना। हाँ, याद आ गया मुझे। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ऑलरेडी टॉट एंड इट्स वेरी गुड दैट यू ऑल रिमेंबर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मुझे लग रहा था मैं फिर से बेटा बता रही हूं तुम्हें, ठीक है ना। तो ये जो एंडोमेट्रियम होती है, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है ना, ये फीमेल में हर महीने बनती है, हर महीने टूटती है, हर महीने बनती है, हर महीने टूटती है। कॉन्सेप्ट तो तुम्हें 12वीं में मैं पढ़ाऊंगी, पर ये जो एंडोमेट्रियम होती है, इसी की वजह से ब्लीडिंग होती है बेटा। इसको बनाता कौन है? ये ईस्ट्रोजन। इसको हर महीने बनाता कौन है? ईस्ट्रोजन। हर महीने ईस्ट्रोजन इसको बनाता है। और ये जो ब्लीडिंग होती है, ये इसीलिए होती है जब ये वॉल टूटती है। बेटा कोई भी टिश्यू टूटेगा, डैमेज होगा, एक कट लग जाता है तो कितनी ब्लीडिंग होती है? तो पूरा का पूरा बेटा एक वॉल टूट रहा है यार, तो ऑफकोर्स ब्लीडिंग होगी। दिस इज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। कॉन्सेप्ट आगे हम पढ़ेंगे। यहां तक के फंक्शन में कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं है? यस। मेंस्ट्रुअल साइकिल, रीजन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, वी आर नॉट रीडिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना। सो इतनी क्यूरियोसिटी मत दिखाओ बेटा। 12वीं कक्षा में पढ़ लिख के पहुंचोगे तभी ना पढ़ोगे बेटा। इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। मुझे बहुत ही मजा आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाने में, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो आपको इन जनरल भी आपके जीवन में पता होना चाहिए। ऑल दी गर्ल्स एंड ऑल दी बॉयज बेटा, सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, है ना। अब मैं आपको फंक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन बता रही हूं, जो बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा सा है।
प्रोजेस्टेरॉन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम से मेनली सिक्रीट होता है, उसका मेजर हार्मोन ही ये है। ईस्ट्रोजन तो वो नाम भर का बेटा सिक्रीट करता है। प्रोजेस्टेरॉन को बोला जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन। क्यों बोला जाता है बेटा? प्रोजेस्टेरॉन इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या बोला जाता है इसे? प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अब मैं आपको ये कहानी थोड़ी सी बता देती हूँ, क्योंकि जब प्रेगनेंसी हार्मोन बोला है तो रटोगे थोड़ी, फिर रटोगे थोड़ी। अगर बेटा इसे प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं तो ऐसा क्यों मैम कि इसे प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं? प्रेगनेंसी में पता है बेटा क्या होता है? देखो, फीमेल में हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। बेटा प्लीज ना आप ना टू मच डीप में मत जाना टॉपिक के अभी, क्योंकि मैं आपको ये पढ़ाऊंगी बाद में, और मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं तुम्हें अभी ना ऊपर ऊपर से सारी चीजें समझा दूं। पॉसिबल ही नहीं है, मुझे तुम्हें बहुत डिटेल में बताना ही पड़ेगा, लेकिन वो फिर 12वीं का टॉपिक है। बट इसको समझ पाओ, उतनी अंडरस्टैंडिंग से समझने की कोशिश करना। ये जो बेटा एंडोमेट्रियम मैंने बनाया है ना, ये एंडोमेट्रियम मैंने क्या कहा? हर महीने बनती है, हर महीने टूटती है, हर महीने बनती है, हर महीने टूटती है। पर एक प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी चल रही होती है। मतलब एक जब प्रेगनेंसी कंसीव कर लेता है कोई फीमेल, जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस प्रेगनेंसी के टाइम में उसको पीरियड थोड़ी आ रहे हैं, यानी कि उसकी वॉल टूट नहीं रही है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ पा रहे हो कि नहीं? एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, और हम बोलते भी तो है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है, अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन, हमेशा नहीं, पर हो सकता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं उसको, है ना। तो हम कह रहे हैं पीरियड्स आते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो ये वॉल टूटती है, फिर बन जाती है अगले महीने, फिर टूटती है, फिर बन जाती है, फिर टूटती है। बना कौन रहा है? ईस्ट्रोजन। अगर प्रेगनेंसी हो जाए ना बेटा तो ये वॉल टूटेगी नहीं, ये वॉल बनी रहती है। इसको बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन चाहिए होता है, दिस हार्मोन। इसीलिए हम इसे प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो बेटा हमें सपोर्ट चाहिए। बच्चा जाके चिपकता है ना बेटा वॉल में, बच्चे को चिपकाना है वॉल के अंदर, वो पूरा कॉन्सेप्ट तुम एम्ब्रियोलॉजी का पढ़ोगे। तो हमें वॉल चाहिए, हमें चाहिए वॉल मेंटेन रहे। हम नहीं चाहते कि ये वॉल टूट जाए, हमें चाहिए ये सपोर्ट के लिए प्रेजेंट रहे ये वॉल। तो इस वॉल को बनाए रखने के लिए बेटा कौन सा हार्मोन है? इसको बनाए रखने के लिए है आपके पास बेटा प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन वॉल को बनाती है और प्रोजेस्टेरॉन उसको बनाए रखती है, मतलब मेंटेन करती है। फॉर्मेशन में और मेंटेनेंस में फर्क है। बनाया किसने? ईस्ट्रोजन ने। और प्रेगनेंसी के दौरान उसको मेंटेन किसने किया? प्रोजेस्टेरॉन ने। गिव मी थम्स अप। Progesterone is pregnancy hormone as it maintains endometrium during pregnancy। एक और पॉइंट है, बस वही लिखना है, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। It supports milk forming structures ऐसे नहीं, it supports formation of एल्वियोलाई। ये बेटा लंग्स वाली एल्वियोलाई नहीं है, एल्वियोलाई इन mammary glands for milk formation and storage। इसे लिखो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं, ठीक है ना। फीमेल्स के अंदर बेटा मैमरी ग्लैंड्स जो होती है ना, मैमरी ग्लैंड्स वो स्ट्रक्चर होती है जिसकी मदद से बच्चे को फीड किया जाता है, लैक्टेशन होती है, राइट, लैक्टेशन होती है।
तो ये जो मैमरी ग्लैंड है बेटा फीमेल्स में, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई बोलते हैं। ये बेटा वो वाले एल्वियोलाई नहीं है जो तुम लंग्स में पढ़ते हो, ये भी आप 12वीं में पढ़ोगे। तो जो फीमेल्स की मैमरी ग्लैंड्स है ना, ऐसे कुछ मैमरी लोब्स होते हैं और इनके अंदर बेटा एक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर एक्चुअल में मिल्क बनता है। ऐसे अभी बना सकते हो, मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा ऐसे, इन्हें एल्वियोलाई बोलते हैं, जिनके अंदर मिल्क बनता भी है और मिल्क स्टोर भी हो सकता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड के अंदर देखोगे ना तो ये एल्वियोलाई होती है। इस एल्वियोलाई के अंदर मिल्क बनता भी है और यहाँ मिल्क स्टोर भी हो सकता है। जब बच्चा सक करता है तो फिर यहां से मिल्क बेटा बाहर की डायरेक्शन में जाता है। समझ गए? दीज आर एल्वियोलाई, दीज आर एल्वियोलाई। किसी को कोई दुखदर समस्या, लास्ट वर्ड जो है बेटा वो स्टोरेज है। नलायको, मैम की भावनाओं को तो समझा करो। स्टोरेज, मैं इसके बारे में 12वीं कक्षा में आपको बताऊंगी, ठीक है? अब एनसीईआरटी देखो तुम्हें कितनी सुपर इजी लगेगी। तुमने ना कुछ कुछ ऐसी भी चीजें पढ़ी है जो 12वीं में भी काम आएंगी तुम्हें। अब एनसीईआरटी की प्रॉब्लम ही बेटा ऐसी है ना कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं 11वीं और 12वीं के। तो हमें भी बड़ा वो होता है कि यार कितना बताएं कि तुम्हारा अभी का पर्पस भी सॉल्व हो जाए और तुम्हें ज्यादा मौत भी ना आए, बहुत ज्यादा इन डेप्थ, है ना? क्योंकि ये एक एक पूरे पूरे बेटा 2-2 लेक्चर्स लेते हैं यार ये टॉपिक पढ़ाने में, ऐसा थोड़ी है। डन। एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं एक बारी। हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। आई थिंक कल ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, कैटलिस्ट भी करेंगे, पीवाईक्यूज भी करेंगे, तपस्या सीरीज भी करेंगे। कल हमें खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? तो कल और परसों हो सकता है कि 2 दिन भी चले जाए, मतलब कल कुछ हो जाएंगे, परसों कुछ और हो जाएगा और नया चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा 2 ही तो क्लास होती है, 3 तो क्लास होती नहीं है तुम्हारी। चलो देखो, फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन द एब्डोमेन, यानी कि एब्डोमेन के अंदर। ये एक फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करती है 1 ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर पीरियड में, हर साइकिल में एक अंडा प्रोड्यूस होता है। इन एडिशन ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूसेस 2 ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी बेटा, ठीक है ना? ईस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना? ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। फॉलिकल्स है और स्ट्रोमल टिश्यू। हाँ, क्या रूपेश सर की है ना मैम? रूपेश सर की क्लास ले लूं मैं? सर ने मेरी क्लास ली है ना? अभी बताती हूँ सर को, सर की क्लास ले लूंगी मैं, ठीक है ना? सही बोल रहे हो यार तुम। एक बार देखते हैं कि सर का कौन सा वाला शेड्यूल वाला क्लास, क्योंकि मैं सर की ना यकीन वाली भी लेने वाली हूँ। सर ने मेरी यकीन की भी क्लास ली है, सर के साथ मैं यकीन में भी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि तो मैं क्या बोलते हैं, झीन तपाक धमधम करना पड़ेगा, ठीक है ना? अभी पढ़ो यार। ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, स्ट्रोमल टिश्यू होता है। अब बिना डायग्राम बताए बेटा तुम कैसे इसको इमेजिन कर पाते, है ना? ईस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड मेनली बाय ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। देखो क्या लिखा हुआ है, मेनली फॉलिकल्स इसे बना रही है, बट कॉर्पस ल्यूटियम भी बनाती है, बट कॉर्पस ल्यूटियम कम बनाती है, मेनली फॉलिकल्स बनाती है बेटा, ठीक है ना? देखो, after ovulation the ruptured follicle is converted into a structure called as corpus luteum that secretes mainly progesterone, ठीक है ना? देखो, आफ्टर ओव्यूलेशन जो फॉलिकल टूट जाता है, तो टूटा हुआ फॉलिकल, रप्चर्ड फॉलिकल का जो बचा कुचा स्ट्रक्चर है वो क्या बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ईस्ट्रोजन प्रोड्यूसेस वाइड रेंज ऑफ एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ऑफ normal growth and activity of female secondary sex organs, development of ovarian follicles, यानी कि ओव्यूलेशन करवा रही है। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स का मतलब ये इट इज रिलेटेड विद ओव्यूलेशन। appearance of female secondary sex characters like high pitch voice, mammary gland growth and development beta. Estrogen also regulate female sexual behavior, ठीक है? प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करती है प्रेगनेंसी को, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। ये सपोर्ट करती है, किस प्रकार से सपोर्ट करती है एनसीईआरटी को कोई मतलब नहीं है तुम्हें बताने में। एनसीईआरटी को लगता है तुम तो परम ज्ञानी हो, एनसीईआरटी अभी तुम्हें जानती कहाँ है बेटा? उफ, ये एनसीईआरटी। सो प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट्स प्रेगनेंसी। नाउ यू नो हाउ इट सपोर्ट्स प्रेगनेंसी। इट मेंटेन्स एंडोमेट्रियम, जो वॉल बनी रहना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना?
Progesterone also acts on the mammary glands and stimulate the formation of alveoli, which is sac-like structure which stores milk and milk secretion. ठीक है ना? Yes? Done, 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 done. कोई दुखदर्द समस्या बेटा? बेटा एनसीईआरटी को अभी तुम्हारे असलियत नहीं पता है बेटा. अब हम करने वाले हैं एनसीईआरटी डज नॉट नो माई बच्चा पार्टी इज वो रियलिटी नो. सो इनोसेंट एनसीईआरटी. हॉर्मोन्स ऑफ, इसमें से कुछ चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता है, जैसे हार्मोन ऑफ हार्ट तुम्हें ऑलरेडी पता है, हार्मोन ऑफ किडनी तुम्हें नहीं पता है बट कुछ स्ट्रक्चर्स के नाम पता है, एंड जीआई ट्रैक्ट के तो हॉर्मोन्स मैं आपको पढ़ाऊंगी ही अभी. ठीक है, चलो अब आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी. जो टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं एटलीस्ट उसमें, जैसे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किसके हॉर्मोन्स बेटा? हार्ट के हॉर्मोन. हार्ट एक नॉन एंडोक्राइन स्ट्रक्चर ऑब्वियसली, जिसमें से कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिन हॉर्मोन्स को हम बोलते हैं एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर. क्या हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में? यस. नंबर 1 बेटा इसको करना है, लिखना है. मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि आपने जिसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो उसके बारे में ज्यादा करने का कोई सेंस भी नहीं बनता. तो हम कहते हैं वॉल ऑफ हार्ट और हार्ट में भी कहा एट्रिया की वॉल. इट प्रोड्यूसेस ANF. क्या करती थी बेटा ये ANF? किसी को ध्यान आ रहा है? क्या करती थी? एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर. क्या करती थी? क्या करती थी रे मेरे सपोलो? चेक अपॉन रास. दिव्यानी वेरी गुड. आगरन वेरी गुड. मैंने ना नाम एक बच्ची का गलत लिया, मयंक एंड छवि. वेरी गुड. चेक अपॉन रास. चेक अपॉन रास तो ठीक है, पर ये किस कंडीशन में प्रोड्यूस होती है? आपने बेटा, मैं रिवाइज भी करा देती हूँ आपको, 2 फैक्टर्स पढ़े थे जो लो जीएफआर में प्रोड्यूस होते थे. एक था हाइपोथैलेमस का ये वैसोप्रेसिन, और एक था आपका ये रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म. वो लो जीएफआर के केस में काम करता था. इसको भी मैंने 1-2 बार तुम्हें रिवाइज कराया है. यानी जब आपका ब्लड वॉल्यूम कम है, यानी ब्लड में पानी कम है, यानी ब्लड का प्रेशर कम है, यानी कि जीएफआर कम है, तो वो वाले फैक्टर्स प्रोड्यूस होते थे. ये इकलौता ऐसा फैक्टर था जो इंक्रीज जीएफआर में प्रोड्यूस हो रहा था. जब आपका ब्लड वॉल्यूम ऑलरेडी ज्यादा है, ब्लड में पानी ऑलरेडी ज्यादा है, ब्लड का प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है, और ये इकलौता ऐसा फैक्टर था जो वैसो डायलेशन कराता था, क्योंकि वैसोप्रेसिन भी ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, और एंजियोटेंसिन 2 ये भी ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है. ये इकलौता ऐसा फैक्टर था, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जीएफआर को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है. राइट? ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा जी. अच्छी बात है, आपको याद आ रहा है. वेरी नाइस. मैं शॉर्ट में यहां लिख दे रही हूं वेसोडाइलेशन. इस चैप्टर में भी जब क्वेश्चंस देंगे तो आपसे पूछेंगे बेटा वेसोडाइलेशन increase GFR, increase blood pressure, नहीं डिक्रीज GFR. इंक्रीज के केस में तो प्रोड्यूस होता है ना. डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, एंड ऑफ कोर्स चेक अपॉन रास. वो लिखने की आपको वापस जरूरत नहीं है. नंबर 2 फैक्टर बेटा फ्रॉम किडनी. किडनी में हमने जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स पढ़े थे. किसी को याद आ रहा है ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कौन से सेल्स थे बेटा? क्या किसी को धुंधला धुंधला याद आ रहा है? बताना जरा.
जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स किसके मॉडिफाइड सेल्स थे? आपको बताना था इसमें आंसर, जिसने भी आंसर ये दिया है ना, आपको इसमें जिसने ये आंसर दिया ना एफरेंट आर्टीरियोल, सिर्फ उसका आंसर करेक्ट है। जिसने एफरेंट आर्टीरियोल आंसर दिया है सिर्फ उसका आंसर करेक्ट है, बाकी किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका डीसीटी होता है और जो आपका एफरेंट आर्टीरियोल होता है वो पास पास होते हैं, और जब वो पास पास होते हैं तो उनकी क्लोजनेस की वजह से, क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोला जाता है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, JGA। इस JGA को बनाने में डीसीटी का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इसको डीसीटी मानो, इसे एफरेंट आर्टीरियोल मानो, दोनों के कॉन्टैक्ट पॉइंट पर जो डीसीटी के सेल्स है उसमें भी मॉडिफिकेशन होती है, जो एफरेंट आर्टीरियोल के सेल्स है उसमें भी मॉडिफिकेशन होती है बेटा। जो डीसीटी के मॉडिफाइड सेल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है मैक्यूला डेंसा, और जो एफरेंट आर्टीरियोल के मॉडिफाइड सेल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है JG सेल्स। नलायको, एक 3D डायग्राम, जूलॉजी मेडिजी का डायग्राम तक मैंने तुम्हें बेटा भेजा था, याद नहीं आ रहा? और ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में है व्हाट इज JGA। अपैरेटस बनता है इन दोनों के क्लोजनेस से, पर JG सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? एफरेंट आर्टीरियोल के मॉडिफाइड सेल्स होते हैं जो बनाते हैं रेनिन, जो तुम आंसर दे रहे थे। तुमसे मैंने रेनिन पूछा था, ओवर स्मार्ट लोग। तो JG सेल्स एक्चुअल में आपके एफरेंट आर्टीरियोल के बेटा वो सेल्स होते हैं मॉडिफाइड, जो वो लो GFR के केस में आपकी रेनिन को प्रोड्यूस करते हैं, सिंगल एन वाला, और वो एक और हार्मोन भी बनाते हैं। ये हार्मोन होता है इराइथ्रोपोइटिन। तो क्या इस बेटा ये नीट में आया हुआ सवाल है, इसमें से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, एक सेकंड देना। इन्होंने एसी बेटा इतना वो कर दिया है कि घुटन हो रही है। इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है बेटा? यही तो मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही थी, या थोड़ा सा एसी को ना हल्का ठंडा करना, हल्का। हाँ, इराइथ्रो मतलब इराइथ्रोसाइट्स RBC फॉर्मेशन, प्रमोट्स इराइथ्रोपोइसिस। बताइए मेरे प्यारे सपोलो, क्या कोई परेशानी? इराइथ्रोपोइसिस मतलब RBC फॉर्मेशन। कुछ ही तो हार्मोन्स पढ़े थे तुमने इराइथ्रोपोइसिस वाले, फिर से रिवाइज करा रही हूं, करोड़ों बार रिवाइज होता है फिर भी एग्जाम में गलत करते हो। थायराइड हार्मोन ने इराइथ्रोपोइसिस करवाई, कॉर्टिसोल ने इराइथ्रोपोइसिस करवाई, टेस्टोस्टेरोन ने इराइथ्रोपोइसिस करवाई, और अब ये चौथा पढ़ रहे हो बेटा इराइथ्रोपोइटिन। ओके, सिंपल। अब बेटा चौथा पता है क्या करना है तुम्हें? तो इसको सॉरी तीसरा, हॉर्मोन्स ऑफ GI ट्रैक्ट। यानी GI ट्रैक्ट का मतलब क्या है बेटा? हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी हमारी एलिमेंट्री कैनाल। देखो इसको ना बेटा मैं चाहूं तो मैं तुम्हें बहुत ही इजी तरीके से, इजी मतलब क्या, सिंपल शॉर्ट में भी करा सकती हूं। और पहले तो मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम ये वाला एक टेबल में मेडिजी का लेके आई हूं, वो तुम नोट कर लो। पर मैं इसे एक डायग्राम से इसलिए बताती हूं क्योंकि पहली बात तो तुमने डाइजेशन वाला चैप्टर बेटा पढ़ा नहीं, तुमने 10वीं में पढ़ा होगा जो भी पढ़ा होगा, बट अभी तुमने 11वीं में एक्चुअली तुमने पढ़ा नहीं चैप्टर। थोड़ा सा इमेजिन अच्छा कर पाओ, इसलिए एक डायग्राम बनवाऊंगी। उस डायग्राम का पर्पस ये नहीं है कि तुम डायग्राम तुमसे पूछेंगे क्या, नहीं, तुमसे पूछेंगे तो सिंपल, जो मैंने एक टेबल में ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं तुम्हें 2 मिनट का भी, 2 क्या 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट से नोट करना। और वही जो टेबल में हम लिखेंगे, लिखा हुआ है ना बेटा, उसी को मैं डायग्राम से समझाऊंगी, ठीक है ना? तो इमेजिन करने में मतलब फील आएगी तुम्हें थोड़ी सी कि अच्छा ऐसे एक्ट करता है, समझ रहे हो ना? हॉर्मोन्स ऑफ GI ट्रैक्ट, ठीक है ना? इस टेबल को बनाओ, जिसके पास मेडिजी अपनी मेडिजी से देख के बना लो, पर बनाओ यार। मेडिजी इसका मतलब ये नहीं कि बनाओ ना टाइम पास करो, नहीं, इसको बनाओ। नेम ऑफ द हार्मोन, नेम ऑफ द हार्मोन, सोर्स ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन, फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, और मैं इसको डायग्राम से भी समझाऊंगी, ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। 4 हॉर्मोन्स है। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा बेटा, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। डन 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 कर लो। मैं 5 बज रहे हैं, मैं 3 मिनट्स का टाइम दे रही हूं। 5:03 पे फिर मैं बेटा
इसी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगी। आप सिंपली इस टेबल को याद रख सकते हो, बट इसको समझने में आसानी, इसको याद रखने में आसानी होगी जो चीज मैं आपको अभी बना के समझाऊंगी, ठीक है ना। अबे इतनी जल्दी तुम्हारा डन हो गया है, देखो ना कुछ बच्चों को डन। एक दिन तो मेरे ख्याल में तुम्हारी क्लास मेरी मेरी दोनों दिन की क्लास तुम्हारी कैंसिल हुई थी, या किसी एक दिन रुपेश ने लिया था या दोनों दिन लिया था, मुझे पता नहीं है एक्चुअली। अभी देखूंगी मैं कि मेरी क्लासेस का हुआ क्या था। दोनों दिन सर ने ली थी क्या? अच्छा, ओकीज बेटा ओकीज, ओके चुगलियां फैलाने के लिए बेटा। हमारी चुगलियों का लेवल बेटा यही है। डन कर लिया बेटा, या समय चाहिए तुम्हें थोड़ा और? वैसे तुम ये वाली चीज बेटा, क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारी स्लाइड्स में भी छोड़ दूंगी। इन केस अगर तुम्हारा छूट भी जाए तो तुम इसे बाद में नोट कर सकते हो बेटा, ऐसा कोई लोड नहीं है, तुम्हारे लिए ये रखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। मुझे पता है इतनी फास्ट फास्ट तुम नहीं लिख पाओगे, तो डोंट वरी, यू कैन राइट इट बेटा, है ना। बाद में भी तुम्हारे लिए रखा रहेगा। मुझे एक बार ही बेटा ये समझाने दो कि हमने क्या लिखा हुआ है। अच्छा, सीसी के पीजेड का फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। कॉले भी वहीं रख दीजिए। कॉले, आपको ग्लास चाहिए क्या? वेलकम भैया। कॉले सिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन। बेटा ये नाम बड़े खतरनाक है, इसको मेरे साथ साथ बोलो। कॉले सिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन। कॉले सिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन। एनसीईआरटी ने तो सिर्फ सीसी के दिया हुआ है, पीजेड को गायब ही कर दिया है। अब बेटा जी देखो, मैंने 4 हार्मोन्स लिखे हैं और मैंने टेबल में क्या लिखा हुआ है, सोर्स टारगेट फंक्शन। आपको अगर नहीं बनाना, आपकी मर्जी बेटा, आप टाइम पास करो, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको बनाना चाहिए, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा जीआई ट्रैक्ट बनाते हैं बेटा बचपन में, जैसे हम डायग्राम बनाते हैं एकदम। बोर्ड को सबसे पहले बेटा मौत आएगी, ये चाहता ही नहीं है कि हम अच्छे से बेटा डायग्राम बनाएं, गंदा डायग्राम बनाएं, ये चाहता है। देखना, पहली बार में अगर बन गया तो बन गया, फिर तो अब बनाते हैं हमारा पैंक्रियास। ये पैंक्रियास हो गया, ये लीवर हो गया बेटा, और लीवर के साइड में यहां हम बना देते हैं गॉल ब्लैडर। क्या ये डायग्राम सबको रिलेट कर रहा है, क्या बनाया क्या है हमने, ठीक है ना।
पहला हार्मोन मैंने लिखा है बेटा गैस्ट्रिन। मैं कलरफुल पेन्स का इस्तेमाल कर रही हूं, डिफरेंशिएट करने में इजी होगा। देखो मैंने सबसे पहले हार्मोन का नाम लिखा हुआ है सिक्रेटिन, सॉरी गैस्ट्रिन। सबसे पहले हार्मोन का मैंने नाम लिखा हुआ है गैस्ट्रिन। मैंने जहां से एरो निकाला है इसका मतलब ये यहां से रिलीज होता है। यहां से एरो निकालने का मतलब है दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ऑफ स्टमक। ठीक है ना, दिस इज गैस्ट्रिन। गैस्ट्रो का मतलब ही है स्टमक, गैस्ट्रो। गैस्ट्रिन हार्मोन का सोर्स क्या है आपने लिखा हुआ है स्टमक, और इसका टारगेट पता है क्या है, स्टमक। टारगेट को दिखाने के लिए हम ऐसे दिखाते हैं, इसने काम किस पे किया, स्टमक पे किया। प्रोड्यूस भी स्टमक पे हुआ और इसने कहा मैं जहां से प्रोड्यूस हुआ ना मैं वहीं पे काम करूंगा। क्या काम करता है ये, इसका काम क्या होता है, नीट में सवाल पूछे गए हैं इस टॉपिक से। इसका काम होता है ये स्टमक को कहता है तुम जो काम कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो वो करते रहो, उसको प्रमोट करता है ये। स्टमक क्या करता है बेटा, डाइजेशन के दौरान गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है। एंजाइम्स लाइक पेप्सिनोजन, पेप्सिन, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो ये कहता है तुम उसको प्रोड्यूस करते रहो, HCl, पेप्सिन, सिक्रीट, उसको प्रमोट करता है ये। और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। जब आपका फूड डाइजेस्ट होता है तो मूवमेंट्स होती है स्टमक में, चर्निंग मूवमेंट्स होती है, उस मूवमेंट मोटिलिटी को भी ये प्रमोट करता है। इट एक्ट्स, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्टमक, इट एक्ट्स ऑन द स्टमक, इट प्रमोट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस मतलब HCl एंड पेप्सिन, एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स गैस्ट्रिक मोटिलिटी। खत्म, फिनिश। यहीं से निकला, इसी पे काम किया, और किया क्या, प्रमोट्स सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस यानी कि HCl एंड पेप्सिन एंड गैस्ट्रिक मोटिलिटी। दैट्स इट। दूसरा हार्मोन, दूसरा हार्मोन कहां से प्रोड्यूस होता है मैम, दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस होता है आपके इंटेस्टाइन। ये ड्यूडेनम बना रखा है ना मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन लिख सकते हो, ड्यूडेनम लिख सकते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन भी चलेगा। मैंने एरो कहां से निकाला है बेटा, मैंने एरो निकाला है स्मॉल इंटेस्टाइन से। हार्मोन का नाम मैंने क्या लिखा बेटा, एंटेरोगैस्टेरॉन। अब आप कहोगे मैम गैस्ट्रो टर्म तो अभी आपने बताया स्टमक से रिलेटेड है, बिल्कुल है बेटा। देखो एंटेरोगैस्टेरॉन का अगर तुम दूसरा नाम देखोगे तो इसको GIP भी बोलते हैं। GIP का मतलब होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक मोटिलिटी का मतलब, ध्यान से सुनो ताजमीन, ध्यान से सुनो सुशील, सुशील बिल्कुल सुशील हरकतें नहीं है तेरी। हाँ, अभी मोटिलिटी का क्या मतलब बताया था, जो तू बेटा अपने फिंगर्स के साथ में कीबोर्ड के ऊपर जो मोटिलिटी कर रहा है ना, इसको भी थोड़ी कम कर, तभी समझ में आएगा टॉपिक। जो चीज मुझे पता है कि तुम डाउट पूछोगे उसको मैं पहले ही बताते हुए चलती हूं, और फिर आते हैं महान लोग। क्या मतलब है इसका, मूवमेंट, टमी की जो मूवमेंट है बेटा, गैस्ट्रिक मोटिलिटी, स्टमक की मूवमेंट। फूड डाइजेस्ट होता है तो मूव करता है, मसल्स की मूवमेंट होती है। देखो एंटेरोगैस्टेरॉन, अगर तुम इस टेबल को देखो एक बारी तो इस टेबल में हमने क्या लिखा हुआ है, GIP। पता है GIP का फुल फॉर्म क्या होता है, GIP का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। आपको इसके नाम से भी हिंट मिलना चाहिए कि इसका काम क्या होगा। देखो इसका भी सोर्स ऑर्गन ड्यूडिनम है, इसका भी ड्यूडिनम है, इन सबका ही सोर्स ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन है बेसिकली। ये सब कहां से बन रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी बेटा रटना, मतलब इजी है कितना। एक पहले हार्मोन को छोड़ के, गैस्ट्रिन को छोड़ के, बाकी तीनों जो हार्मोन्स है ना बेटा, एंटेरोगैस्टेरॉन, सिक्रेटिन और CCK-PZ, ये सारे स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होते हैं। टारगेट अलग अलग है बट सोर्स इनका सबका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ड्यूडेनम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जिसका नाम है एंटेरोगैस्टेरॉन या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इनहिबिशन
इसका काम होता है स्टमक पर काम करना। देखो इसके नाम में एंटेरो टर्म आता है इंटेस्टाइन से और गैस्ट्रो टर्म आता है स्टमक से। इंटेस्टाइन का जस्टिफिकेशन हो गया क्योंकि इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस हो रहा है। स्टमक का जस्टिफिकेशन कैसे दोगे? ये एक्ट करता है गैस्ट्रिक यानी कि आपके स्टमक पर, और इनहिबिटरी है, इसका नाम है इनहिबिटरी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये कहता है जो काम गैस्ट्रिन कर रहा था वो नहीं होना चाहिए। इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक मोटिलिटी। जो काम गैस्ट्रिन कर रहा था ये उसका विपरीत काम कर रहा है। अब बताओ कहां आपको डिफिकल्ट लगेगा? ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए बेटा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। इसने क्या किया मैम? इसने कहा मैं भी स्टमक पर एक्ट करूंगा और मैं तो उल्टा काम करूंगा। इनहिबिट्स गैस्ट्रिक जूस रिलीज एंड मोटिलिटी। इसीलिए तो इसका नाम क्या है बेटा? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। कितना इजी, इनहिबिट करेगा, सिक्रीट ही नहीं होने देगा। इसीलिए इसका नाम है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। एक फंक्शन खत्म। अगला हार्मोन आता है मैम सिक्रेटिन। वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन से बेटा प्रोड्यूस हुआ। सिक्रेटिन वो भी कहां से प्रोड्यूस हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब देखते हैं इसका काम क्या क्या है। सिक्रेटिन इज द थर्ड हार्मोन। इसका फंक्शन देखते हैं बेटा। अरे भाई देखो, एक काम तो इसका बहुत इजी है। ये कहता है एंटेरोगैस्ट्रॉन भाई देख, तू अकेला अकेला क्या काम कर रहा है, एक काम करता हूं मैं भी तेरा साथ देता हूं। इसका एक फंक्शन होता है बेटा बिल्कुल स्टमक पर एक्ट करना और इनहिबिट करना गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन एंड मोटिलिटी को। सिक्रेटिन के 3 काम होते हैं। अभी तक आपने गैस्ट्रिन और एंटेरोगैस्ट्रॉन के एक एक काम पढ़े थे। सिक्रेटिन के 3 टारगेट्स होते हैं। नंबर 1 बेटा, एक्ट एग्जैक्टली लाइक जीआईपी, एग्जैक्टली लाइक जीआईपी या एंटेरोगैस्ट्रॉन। और एंटेरोगैस्ट्रॉन का तो सिर्फ एक ही काम है, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन ना होने देना, उसकी मोटिलिटी ना होने देना। तो ये बिल्कुल कहता है कि मैं तेरा साथ देता हूं, मैं स्टमक पर एक्ट करूंगा और मैं कहूंगा कि ये चीज मत कराओ। फर्स्ट फंक्शन इज एग्जैक्टली द सेम, जो इसके नाम के बिल्कुल विपरीत है। देखो इसका नाम तो कहता है सिक्रेटिन, इसका नाम तो कहता है कि तुम्हारा काम होना चाहिए किसी चीज को सिक्रीट करवाओ, बट एक काम तो ये अपने नाम के बिल्कुल उल्टा करता है, विपरीत करता है, जस्ट लाइक एंटेरोगैस्ट्रॉन। इसके बाकी 2 बचे टारगेट कौन से हैं बेटा? एक टारगेट है इसका पैंक्रियाज, एक टारगेट है बेटा इसका पैंक्रियाज और एक टारगेट है बेटा इसका स्टमक। बाकी 2 काम जो है अपने नाम के अनुकूल करता है। ये जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। इसका नाम क्या है? सिक्रेटिन। तो ये क्या करता है? पैंक्रियाज से भी कुछ चीजों को सिक्रीट करवाता है और लिवर से भी कुछ चीजों को सिक्रीट करता है। पहले मैं लिवर पे बताती हूं। लिवर का काम है क्या बेटा? बाइल बनाना, ये उसको प्रमोट करता है, प्रमोट्स सिक्रीशन ऑफ बाइल। लिवर का जो काम है ना ये उसी को प्रमोट कर रहा है। ये कह रहा है और करो तुम, प्रमोट सिक्रीशन ऑफ बेटा बाइल जूस। जो लिवर का काम है इसने उसी काम को प्रमोट कर दिया। जो काम है बेटा उस काम को इसने प्रमोट कर दिया। सिंपल इजी कॉन्सेप्ट। टारगेट इसका हो गया लिवर। दूसरा टारगेट इसका क्या है बेटा? दूसरा टारगेट इसका, अरे लिवर लिखते नहीं है यार, दूसरा टारगेट इसका पैंक्रियाज है। अब पहले मैं पैंक्रियाज का फंक्शन बताने से पहले चौथे हार्मोन का भी जिक्र कर देती हूं ताकि तुम्हें, क्योंकि इसका भी टारगेट पैंक्रियाज होता है। नंबर 4 हार्मोन क्या है? CCK-PZ, फुल फॉर्म लिखा हुआ है कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन, ठीक है ना। इसका एक टारगेट होता है गॉल ब्लैडर और इसका दूसरा टारगेट होता है बेटा
पैंक्रियाज। अब समझना, अब मैं आपको डिफरेंस समझाती हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं। मैं वापस से आपको रिवाइज भी करा रही हूं। सबसे पहला हार्मोन था गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन कहां से निकला? स्टमक। कहां पे एक्ट किया? स्टमक। क्या कह रहा है स्टमक को कि तुम अपना जो काम है करो। सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस यानी कि HCl एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिनोजेन या पेप्सिन, और उसकी मोटिलिटी, उसकी मूवमेंट को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। दूसरा हार्मोन एंटेरोगैस्टेरॉन। एंटेरोगैस्ट्रॉन जिसको GIP भी बोलते हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, कहां से प्रोड्यूस हुआ? सारे हार्मोन्स बाकी जो बचे हुए हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलते हैं। वो कह रहे हैं मेरा नाम है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, मैं तो स्टमक को कहूंगा इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इनहिबिट गैस्ट्रिक मोटिलिटी। ठीक है भैया, फाइन। थर्ड हार्मोन सिक्रेटिन, सोर्स क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। टारगेट है इसके 3। एक टारगेट है स्टमक, बिल्कुल GIP जैसा काम कर रहा है, कह रहा है कि भाई मैं तेरा साथ देता हूं, इनहिबिट करते हैं यार, इसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। दूसरा टारगेट इसका है लिवर। अब ये कहता है यार मेरा नाम सिक्रेटिन है, मुझे अपने नाम के अनुसार कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, तो ये सिक्रेटिन कहता है लिवर को और ज्यादा बाइल जूस सिक्रीट करो, प्रमोट्स द सिक्रीशन ऑफ बीटा बाइल जूस। तीसरा टारगेट है इसका पैंक्रियास। पैंक्रियास पे अभी मैंने बताया नहीं कि क्या कर रहा है, अभी मैं बताऊंगी। लास्ट हार्मोन है CCK-PZ, कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन। इसके 2 टारगेट है, एक गॉल ब्लैडर और एक बेटा पैंक्रियास। अगर थोड़ी सी बुद्धि तुम्हारे अंदर बेटा है तो तुम इसका गॉल ब्लैडर वाला फंक्शन बता सकते हो। यार गॉल ब्लैडर का जीवन में एक ही काम है तुम्हारे, और कोई काम नहीं है। उसका काम है बाइल जूस को स्टोर करना, और उसकी कोई और दूसरी इंपॉर्टेंस है ही नहीं। एकमात्र उसका काम होता है बाइल को स्टोर करके रखो भैया, जब जरूरी हो तो निकाल दो, रिलीज कर दो। एक इकलौता काम कर रहा होता है आपका गॉल ब्लैडर। CCK-PZ, इसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। सिस्टिक डक्ट पता है किसकी होती है? गॉल ब्लैडर की। वहीं से इसका टारगेट आया है। कॉले टर्म आता है बाइल से। कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन CCK-PZ। CCK-PZ बाइल गॉल ब्लैडर से कहता है कि यार तुम अपना बाइल रिलीज कर दो यार। ये क्या कहता है बेटा? ये कहता है कि अपना बाइल जूस रिलीज कर दो। इट एक्ट्स ऑन द गॉल ब्लैडर फॉर रिलीज ऑफ द बाइल जूस। वो कहता है कि भैया अब जरूरत है यार। हॉर्मोन्स कोई भी इंफॉर्मेशन लेके आए होते हैं। ये क्या इंफॉर्मेशन लेके आया होता है कि भाई तुम्हारे अंदर बहुत स्टोर हो चुका था, अब तुम उसको रिलीज कर दो। इट प्रमोट्स द रिलीज ऑफ बाइल जूस फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। क्या लिखेंगे? रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर। काम समझ में आ गया? इजी। इसने बाइल स्टोर कर रखा था, CCK-PZ ने कहा भैया अपना बाइल रिलीज कर दो। अब मैं आपको लास्ट बताने जा रही हूं, CCK-PZ पैंक्रियास से क्या कहता है और सिक्रेटिन फिर पैंक्रियास से क्या कहता है, क्योंकि इन दोनों का टारगेट पैंक्रियास है और दोनों पैंक्रियास से किसी ना किसी चीज को सिक्रीट कराएंगे। पैंक्रियास में जूस होता है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट होते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में पानी होता है। पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं। इन दोनों में से कोई एक हार्मोन है जो आपके एंजाइम्स को रिलीज करवाएगा पैंक्रियाटिक जूस में, और कोई एक हार्मोन है जो बाइकार्बोनेट और पानी को रिलीज करवाएगा पैंक्रियाटिक जूस में। तो नाम से बताओ ना यार। एक का नाम है पैंक्रियोजाइमिन और इन दोनों में से एक है जो एंजाइम्स रिलीज करवा रहा है। कौन रिलीज करवा रहा है? जिसका नाम ही है जाइम। जाइम मतलब एंजाइम। CCK-PZ वो पैंक्रियास पर एक्ट कर रहा है और कह रहा है कि भैया पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स रिलीज कर दो, और सिक्रेटिन कह रहा है पैंक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट और पानी को रिलीज कर दो। दैट्स इट, खत्म। सिक्रेटिन promotes, star mark beta, very important for NEET, promotes secretion of bicarbonate and water in pancreatic juice.
आप चाहो तो बेटा सिंपल वो वाला फ्लोर भी याद रख सकते हो, कोई लोड नहीं है। प्रमोट्स secretion of enzymes in pancreatic juice. That's it. खत्म। बेटा एक थम्स अप दे देना जब आपका हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग। डन। एनसीईआरटी से एक चीज को हमें बेटा नोट फॉर्म में लिखना है, पर अभी एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी तो बताती हूँ कौन सी चीज को लिखना है। आप सिंपली चाहो तो वो टेबल याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। डन। एनसीईआरटी रीड करें। हार्मोन ऑफ जीआई ट्रैक्ट, हार्ट, किडनी, ठीक है ना। देखो हॉर्मोन्स आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाई सम टिश्यूज विच आर नॉन एंडोक्राइन। हॉर्मोन्स वैसे तो बेटा आप पढ़ते हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन, पर कुछ नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं। वेरी गुड एग्जांपल इज योर हार्ट, है ना। फॉर एग्जांपल द एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट सिक्रीट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन। नेचर तो अभी मैंने आपको बताया नहीं है, वैसे जितने अभी ये वाले हार्मोन्स है ना, ये सारे पेप्टाइड होते हैं। पेप्टाइड मतलब प्रोटीनिशियस होते हैं। अभी मैं आपको जब लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेरॉइड, पेप्टाइड एंड एवरीथिंग। अब बोला कि फॉर एग्जाम्पल आपकी हार्ट से भी, जो कि नॉन एंडोक्राइन है, प्रोड्यूस होता है एक फैक्टर एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। जब ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज होता है तब एएनएफ सिक्रीट होता है विच कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेजल्स, दिस रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर। एंटायर कॉन्सेप्ट हमने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि ये प्रोड्यूस होता है जब आपकी जीएफआर की वैल्यू कम होती है। ये क्या करता है बेटा, आपके ब्लड प्रेशर को जब आपकी जीएफआर की वैल्यू ज्यादा होती है तब ये प्रोड्यूस होता है। और ये क्या करता है बेटा, आपके ब्लड प्रेशर को, मैंने उल्टा तो नहीं बोला बेटा, व्हेन द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड एएनएफ इज सिक्रेटेड। हाँ, इंक्रीज जीएफआर लिख के बताना ही बेटर है ना। इंक्रीज जीएफआर, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, यानी कि ब्लड में पानी ज्यादा है। तो ये एक इकलौता फैक्टर था जो इंक्रीज जीएफआर के केस में प्रोड्यूस हुआ था। उल्टा बोला था मुझे ऐसा लग रहा है। इंक्रीज जीएफआर के केस में एक इकलौता फैक्टर था जो प्रोड्यूस हो रहा था। आपका जो रास मैकेनिज्म है और हाइपोथैलेमस, वो दोनों लो जीएफआर के केस में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। तो ये इकलौता ऐसा फैक्टर था जो इंक्रीज जीएफआर में प्रोड्यूस होता है। और जब इंक्रीज जीएफआर है बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी में ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है, ब्लड में पानी ज्यादा है, ब्लड का प्रेशर ज्यादा है, ऐसे केस में ये प्रोड्यूस होता है उसको नॉर्मल करने के लिए, ठीक है ना। चलो, juxtaglomerular cell of kidney produces a peptide hormone called as erythropoietin which stimulates the erythropoiesis और formation of RBC। इसके बारे में एक ही लाइन लिखी हुई है कि erythropoietin बेटा JG cells प्रोड्यूस करता है, किडनी का होता है JG cells, erythropoietin आपकी RBC फॉर्मेशन को इंक्रीज करती है, ठीक है भैया। बोला आपके कुछ एंडोक्राइन सेल्स होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट जो 4 हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन, कंप्लीट नाम है CCK-PZ। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी कि एंटेरोगैस्टिरॉन, बेटा इनके ऑल्टरनेटिव नाम भी याद रखना। गैस्ट्रिन एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं, व्हाट आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिन एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मतलब एक्ट ऑन स्टमक। स्टमक के कौन से ग्लैंड्स जो गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स है स्टमक के जो जूस बनाएंगे, गैस्ट्रिक जूस।
इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एंड पेप्सिनोजन. दीज आर बेटा HCl एंड पेप्सिनोजन आर द वो product of your gastric juice, component of your gastric juice. Secretin act on exocrine part of pancreas and it stimulates. Exocrine part क्यों? क्योंकि pancreatic juice से लेना देना है. It stimulates the secretion of water and bicarbonate ion. ये pancreatic juice में bicarbonate और पानी को secrete करवा रही है. सीसी के इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में इन्होंने नाम तो लिए हुए हॉर्मोन्स के, बट इनके सबके बेटा फंक्शंस नहीं दिए हैं. हाँ, क्या उल्टा लिखवाया है मैंने? क्या उल्टा लिखवाया बेटा? नोट्स में उल्टा बता दिया है. अभी मैं चेक करती हूँ, अभी मैं चेक कर लेती हूँ. पहले एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है ना? तो तब तो तुमने बोला नहीं जब लिखवाया था. हाँ, तभी मेरे को लगा ना मैंने बोला कुछ और लिखा कुछ. पहले ये पढ़ लेते हैं फिर उसको करेक्ट करते हैं, ठीक है ना? देखो, सीसीके एक्ट्स ऑन पैंक्रियास एंड गॉल ब्लैडर. इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स. पैंक्रियाटिक जूस के अंदर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को रिलीज करवा रही है एंड बाइल जूस को रिलीज करवा रही है गॉल ब्लैडर से. जीआईपी इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन. जीआईपी का एक ही काम होता है, वो इनहिबिट करती है बेटा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन को और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, ठीक है ना? अब देखो, सेवरल बेटा इस चीज को एक बारी नोट डाल के लिख लो. इस चीज को एक बारी बेटा नोट डाल के लिख लो. कुछ ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में दिया हुआ है, प्लीज अपने नोट्स में इसे ऐड कर लो बेटा. अपने नोट्स में इसे ऐड कर लो. करेक्ट है मैम? ऑल करेक्ट, ठीक है. फिर तो ये बेफालतू की जो स्पैमिंग करते हैं ना कुछ पागल लोग. अभी मैं चैट ऑफ करूंगी, अभी 15 मिनट टाइम है, मैं पढ़ा के जाऊंगी अभी. बेटा इस पॉइंट को एक बार लिखो. बोला है सेवरल नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज सिक्रीट हार्मोन्स कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर्स. बेटा आपकी बॉडी के अंदर ना कुछ डिफ्यूज इधर उधर कुछ सेल्स होते हैं, कुछ टिश्यूज होती हैं जो ग्रोथ फैक्टर्स सिक्रीट करते हैं. इनका एज सच कोई बहुत डेफिनेट काम नहीं है. ये जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ना बेटा, ये ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं? नॉर्मल टिश्यू ग्रोथ, नॉर्मल टिश्यू रिपेयरिंग में काम आती है. खुद की रिपेयरिंग, अपने आसपास के सेल्स की रिपेयरिंग. तो कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर कुछ नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज होते हैं बॉडी में कई जगहों पे ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं. इसका बहुत कोई डिफाइंड फंक्शन नहीं है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटा नॉर्मल टिश्यू ग्रोथ एंड नॉर्मल टिश्यू रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन, ठीक है ना? तो इसको बेटा एक बारी नोट कर लो. करेक्ट है ना? इसको एक बारी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? आप इसे अपनी एनसीईआरटी से नोट करो, फिर मैं देखती हूं. अच्छा, पहले आप नोट कर लो, फिर मैं बताती हूँ कि मैंने लिखा क्या है बेटा. जिन बच्चों को इनकरेक्ट लग रहा है उनको क्यों इनकरेक्ट लग रहा है मैं बताती हूँ. पहले आप यहां तक नोट कर लो भाई. और डन हो जाए तो बेटा एक थम्स अप दे देना. आप जिन बच्चों को लग रहा है ना गलत लिखा है, उन्होंने बेटा ध्यान से सुना नहीं कि मैंने क्या लिखा हुआ है उसमें. मैंने उसके फंक्शंस लिखे हुए हैं या मैंने ये लिखा हुआ है कि वो कब प्रोड्यूस होता है. डन हो गया ना? एक बार अपने नोट्स को खोल के देखो कि मैंने लिखा क्या है, कि वो प्रोड्यूस कब होता है या उसके फंक्शन का क्या होता है, या उसका फंक्शन क्या होता है. मैंने क्या लिखा है? यहां मैंने लिखा है इट इज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू. इट इज प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू. यहां मैंने ये लिखा है. ये तब प्रोड्यूस होता है जब जीएफआर ज्यादा हो गया, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो गया, या ब्लड में पानी ज्यादा हो गया. और वहां तो बेटा मैंने उसके सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं ना, तुम सुनते तो हो नहीं ध्यान से. यहां पे मैंने क्या लिखा है? इसके फंक्शंस लिखे हैं. इट कॉजेज वैजोडाइलेशन, इट कॉजेज लो जीएफआर, इट कॉजेज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर. ये प्रोड्यूस होता है इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज जीएफआर ना. तो इसका फंक्शन क्या होगा? जीएफआर को कम करना. कैसे कम करता है? वैजोडाइलेशन करता है, रास को ऊपर चेक रखता है. अब समझ में आया जिनको रॉन्ग लग रहा था? ये मैंने इसके फंक्शन लिखे हुए हैं. दिस इज द फंक्शन. इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक बचा हुआ है जो ऑफ कोर्स आज कंप्लीट नहीं होगा. मैं चार्ट्स को ऑफ करने जा रही हूं बच्चों, एक थम्स अप दे देना.
तो कल ना हो सकता है कि कल हमारे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस ना हो पाए, कुछ क्वेश्चंस कल कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू कर लेंगे, हमें न्यूरल के भी करने हैं, तो दोनों चैप्टर के कंबाइंड है उसमें, है ना, उसमें दोनों चैप्टर के कंबाइंड क्वेश्चंस रहेंगे बेटा। लेकिन अभी जो मैं आपको टॉपिक लास्ट बताने वाली हूं ना बेटा, ये टॉपिक बहुत ज्यादा अगेन इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? यस, तो क्या आप तैयार हो? बहुत दिनों के बाद क्लास हो रही है यार, अभी टाइम पास थोड़ी करना है बेटा, आपको तो पढ़ाई करनी है। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। मैं ना इसमें चाहती थी कि मैं चैट्स ऑन करके रखूं, बट तुम लोग ना बेटा बहुत स्पैमिंग पे उतर आते हो, तुम्हारी हरकतें एकदम बेकार हो जाती हैं, तो इसीलिए मजबूरन मुझे चैट्स ऑफ करना पड़ेगा। इट्स अ वंडरफुल टॉपिक, ब्यूटीफुल टॉपिक, और टॉपिक का नाम है बेटा, अच्छा डीपीपी में हो सकता है तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएं, पर अभी वो कवर्ड नहीं है, कल कवर हो जाएगा, है ना? तो टॉपिक है नेचर ऑफ हॉर्मोन्स। पहले हम नेचर ऑफ हॉर्मोन समझ रहे हैं। अच्छा, हमने जब हॉर्मोन्स के बारे में पहली क्लास करी थी, इस चैप्टर की पहली क्लास करी थी, तो हमने क्या कहा था बेटा? हमने कहा था कि हॉर्मोन्स होते हैं मैसेंजर्स, होते हैं केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, एंड इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं, सेल्स के बीच में मैसेज की तरह मैसेज लेके जाने आने का काम करते हैं, एक्ट एज सेल्यूलर मैसेंजर्स एंड दे ऑलवेज एक्ट वाया रिसेप्टर्स, हमेशा रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं। यार देखो, किसी भी व्यक्ति के किसी भी हार्मोन के काम करने का तरीका अगर तुम्हें जानना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसका नेचर जानो। हम जीवन में भी तो यही करते हैं बेटा, लाइफ का भी तो यही फंडा है। अगर आपको किसी का नेचर पता हो ना, तो आपको पता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। चलो थोड़ा सा चैट्स ऑन करते हैं, आप करिए स्पैमिंग, पढ़ने वाला बच्चा तो रिस्पॉन्स कर ही देगा, ठीक है ना? मैं ऑफ कर दूंगी अपने अकॉर्डिंग। जीवन में अगर आपको पता है कि इसका नेचर क्या है, तो आपको पता है, इवेंचुअली पता चल जाएगा कि यार ये, जैसे तुम अपने मम्मी पापा को बड़ी बढ़िया तरीके से जानते हो, अपने बेस्ट फ्रेंड को भी बहुत मस्त तरीके से जानते हो, तुम्हें पता है कि यार ये ना इस बात पे कैसा रिस्पॉन्स करने वाला है, क्योंकि तुम्हें उसका नेचर पता है ना? तो अनटिल एंड अनलेस बेटा कुछ ऐसा बहुत ड्रेस्टिकली चेंज हो जाए तो बंदा वैसा रिएक्ट नहीं करेगा, बट यूजुअली जैसा आपका नेचर होता है वैसे ही रिएक्ट करते हो, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? यस, जैसे कि मैम इतनी अच्छी हैं कि मैम बहुत अच्छा रिएक्ट करती हैं, जब तुम बेटा ये नॉनसेंस गिरी करते हो तो भी मैम तुम्हें बेटा प्यार से समझाती हैं, तो मैम का नेचर बहुत अच्छा है ना बेटा, इसीलिए। वरना तो बेटा है ना क्लासेस ऑफ हो जाती हैं, तो पता नहीं है तुम्हें। हाँ, अभी सुनो, तो नेचर ऑफ हार्मोन, अब टॉपिक पे वापस आओ। हार्मोन का नेचर जानना बहुत जरूरी है, और यहाँ हार्मोन का नेचर का मतलब ये नहीं कि हार्मोन कितना काइंड है, हार्मोन कितना गुस्से वाला है, हार्मोन कितना इरिटेटेड है, वो वाला नेचर नहीं बेटा। हमें जानना है हार्मोन प्रोटीन है, हार्मोन स्टेरॉइड है, हार्मोन अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, या हार्मोन आयोडीनेटेड है। हमें ये नेचर जानना है। हमें हार्मोन की बेटा शादियां नहीं करानी है कि भाई अच्छा नेचर है इसकी, है ना? तो हमें नेचर का मतलब है जो तुम अभी तक स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो ना, कि पेप्टाइड है या पेप्टाइड, प्रोटीन, प्रोटीनिशियस, एक ही बात है, इसका नेचर प्रोटीन है, मतलब ये प्रोटीन है क्या, या ये एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, या ये आयोडीन का कुछ है, इसमें आयोडीनेटेड है, या ये स्टेरॉइड है। जब हमें इसका नेचर पता चल जाएगा ना बेटा, तो हम बहुत आसानी से ये बता देंगे। यस, वरना ये हम बेटा बहुत आसानी से बता देंगे। वरना क्या, मैं किसी को बेटा पिन पॉइंट नहीं कर रही थी, तुम कैसी बात कर रहे हो यार? नहीं भैया, बेटा सही करते हैं टीचर्स, जो ऐसा नहीं है कि मैं किसी को अच्छा या खराब बोल रही हूं, तुम डिजर्व करते हो भाई। तुम्हारी हरकतें जो हैं, छुट्टी दे दो, फलाना दे दो, ढमकाना दे दो, तुम्हारी तो क्लास बंद ही होनी चाहिए। तुम्हारी क्लास बंद क्या बेटा, तुम्हारी क्लास शुरू ही नहीं होनी चाहिए। जिस हिसाब से तुम छुट्टी बोलते हो, वो तो टीचर का बेटा, टीचर को शत नमन कि वो तुम्हें पढ़ाने के बाद ना एब्रप्टली क्लास बंद करके चले जाता है, वो उसकी भलाई है। तुम्हारा जो नेचर है ना बेटा, तो क्लास शुरू ही नहीं होनी चाहिए यार, शुरू ही नहीं होनी चाहिए यार। तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? हाँ सुनो, नेचर, हाँ तुम बेटा आओ इधर, लिखो नेचर ऑफ हॉर्मोन्स। अब बेटा देखो, प्रोटीन पेप्टाइड तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, प्रोटीन तुम्हें पता है कि प्रोटीन क्या होती है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव का क्या मतलब है? जब आप बायोमोलिक्यूल्स अभी पढ़ोगे तो तुम पढ़ोगे कि अमीनो एसिड से डिराइव हुआ, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा। अगर मैं कह रही हूं कोई हार्मोन अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, यानी कि वो अमीनो एसिड से बना है डायरेक्टली। कोई हार्मोन प्रोटीन है, यानी कि उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड से जुड़ के प्रोटीन बनता है।
जिसको बेटा बिल्कुल ही बायोमोलिक्यूल्स का नॉलेज नहीं है या ज्ञान नहीं है, तो आप बायोमोलिक्यूल्स का वेट करना, वहां तो मैं आपको समझाऊंगी, यहां तो बेसिक समझ लो, है ना। जब मैं किसी हार्मोन को स्टेरॉइड बोलती हूँ ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेरॉइड? स्टेरॉइड्स आर लाइक लिपिड्स, ऐसे समझो। आप बॉडी के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या मेनली पढ़ते हो, खाने में क्या क्या खाते हो? कार्बोहाइड्रेट खाते हो, प्रोटीन खाते हो, लिपिड्स, है ना, फैट्स, लिपिड्स आर फैट्स। तो लिपिड्स के ही डेरिवेटिव होते हैं, लिपिड्स का ही एक फॉर्म है, मान लो एग्जाम्पल है, एक टाइप है ये, मान लो स्टेरॉइड्स। तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो स्टेरॉइड्स होते हैं, यानी वो लिपिड्स टाइप के हैं, समझ गए। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो आयोडीनेटेड होते हैं, जिनमें आयोडीन लगा हुआ है, वो आयोडीनेटेड है। ठीक है मैम, ये बात तो क्लियर है, पर कौन से हार्मोन का नेचर क्या है? हमने तो इतने हार्मोन्स पढ़े मैम, हमने तो इतने हार्मोन्स पढ़े, अब कैसे याद रखें? बहुत इजी तरीका है बेटा, इट इज एक्सट्रीमली इजी। आप देखो, अब मेरे तरीके से आप पढ़ोगे, आपको बहुत आसान अभी लगेगा नेचर याद रखना। तो मैं ना पहले ही इसको ऐसे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देती हूँ। सबसे पहला हार्मोन मैं कह रही हूं जो प्रोटीनिशियस है, या तो प्रोटीनिशियस बोलो या तो पेप्टाइड बोलो, एक ही बात है। जब आपको ऐसा नाम मिले यानी कि एक ही बात है, प्रोटीन या पेप्टाइड, ठीक है ना। दूसरा बेटा मैं कह रही हूं, दूसरे जो हार्मोन्स होते हैं, नंबर 2, ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, यानी किसी अमीनो एसिड से ये डायरेक्टली बने हैं, किसी अमीनो एसिड से डिराइव हो गए हैं, डेरिवेटिव। मैम तीसरा आप कह रहे हो, आयोडीनेटेड होते हैं। बेटा आयोडीनेटेड का तो हर बच्चा आंसर दे सकता है, आयोडीनेटेड में तो मुझे लगता भी नहीं है कि किसी को कंफ्यूजन होगी कि कौन से एग्जाम्पल आएंगे इसमें। और चौथा है बेटा स्टेरॉइड। मैं आपको ना, आप पेशेंस रखना, मैं आपको अमीनो एसिड्स भी पढ़ाऊंगी, मैं आपको प्रोटीन्स भी पढ़ाऊंगी, मैं आपको लिपिड, स्टेरॉइड्स के बारे में भी बताऊंगी। अभी तो हमने लिख दिया कि कुछ होते हैं जो प्रोटीनिशियस है। प्रोटीन कैसे बनता है? अमीनो एसिड्स के जुड़ने से बनता है, कॉम्बिनेशन से बनता है। कुछ अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, यानी अमीनो एसिड ही मॉडिफाई करके आगे जाके हार्मोन बना रहा है ना। देखो सबसे पहला जो हार्मोन तुम बता रहे हो T3 T4, सबसे पहले तो वही लिख लेते हैं क्योंकि सबसे इजी है। T3 T4 कभी गलत नहीं होगा कि इनका नेचर होता है आयोडीनेटेड, इनका नेचर होता है आयोडीनेटेड, वेरी इजी। अब याद रखना है अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन और स्टेरॉइड कौन और प्रोटीनिशियस कौन। देखो अमीनो एसिड डेरिवेटिव भी बहुत इजी। अमीनो एसिड डेरिवेटिव में याद रखो एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन्स। एड्रिनल मेड्यूला के कौन से हार्मोन्स होते हैं बेटा? एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। इन दोनों को साथ में क्या बोला था? कैटेकोलअमीन बोला था, कैटेकोलअमीन बोला था बेटा। कैटेकोलअमीन का मतलब क्या है? अमीनो एसिड डेरिवेटिव। कैटेकोलअमीन का मतलब क्या है? अमीनो एसिड डेरिवेटिव। नाम से ही समझ में आ जाएगा, हाँ, अमीनो एसिड डेरिवेटिव कैटेकोलअमीन। इसके अलावा क्या है बेटा? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन इज द हार्मोन ऑफ पीनियल ग्लैंड। दैट्स इट। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, फिनिश। मैं बोलती हूं ना, एक तरीके से पढ़ोगे तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब बचे हुए हार्मोन्स को मुझे या तो प्रोटीनिशियस की कैटेगरी में डालना है बेटा, और या तो मुझे स्टेरॉइड की कैटेगरी में डालना है, इसकी कैटेगरी में या तो इसकी कैटेगरी में डालना है। अब देखो यूजुअली जो स्टेरॉइड होते हैं ना, उनके नाम में ऑयड आता है, ऑयड, उनके नाम में ऑयड आता है। किसके नाम में ऑयड आ रहा है देखो एक बारी, क्या एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के नाम में ऑयड आता है? स्टेरॉइड में जैसे ऑयड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। यानी कि मैं कह सकती हूं एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेरॉइड। और बेटा अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन स्टेरॉइड्स हैं तो उसमें तो बेटा वो सेक्स कॉर्टिकॉइड भी आ रहे थे ना, ईस्ट्रोजन, डीएचईए, यानी कि टेस्टिस और ओवरी के हार्मोन भी स्टेरॉइड्स होते हैं। यानी कि हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस यानी कि टेस्टोस्टेरॉन, इसके नाम में भी तो स्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन है ना, टेस्टोस्टेरॉन, अ टाइप ऑफ एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। बोलो
हाँ या ना, किसी को कोई दुख दर्द समस्या है यहां तक? और बस इतनी ही है बेटा, इट इज सो इजी। आप बेफालतू का घबराते हैं, बाकी सारे हार्मोन्स यहां चिपका दो। तुम्हें कोई हार्मोन बोले, तुम्हें लिखने की भी जरूरत नहीं है। सारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन, सारे पिट्यूटरी के हार्मोन, थाइमस का हार्मोन थाइमोसिन, कैल्सिटोनिन, पैराथायरॉइड ग्लैंड का हार्मोन पैराथॉर्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, चिपकाओइंग, ऑल हार्मोन चिपकाइंग। जितने भी जीआई ट्रैक्ट के हार्मोन पढ़े तुमने, हार्ट का हार्मोन तुमने पढ़ा, एवरीथिंग प्रोटीनिशियस पेप्टाइड। कितना इजी बेटा, इट इज सो सिंपल। नाम को अगर ध्यान से देखोगे तो इट इज सो इजी। देखो प्रोटीनिशियस सारे बेटा बचे हुए, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स, है ना, पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन, है ना, इसके अलावा इंसुलिन, ग्लूकागॉन। ठीक है मैम, आपने नेचर तो बता दिया, अब ये तो बताओ कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। नेचर तो बेटा सबसे पहले तो नेचर जानना जरूरी है। नेचर अगर नहीं पता होगा, हाँ थाइमोसिन, नेचर अगर नहीं पता होगा ना बेटा, अब देखो इसीलिए इसे मैं लास्ट में कराती हूँ, क्योंकि अगर आपको मैं ग्लैंड्स में इंडिविजुअली बताती जाऊंगी ना तो तुम रटोगे और तुम भूल जाओगे, रटोगे और भूल जाओगे। लेकिन अगर इस तरीके से करोगे तो आप भूलोगे ही नहीं। इट इज द इजिएस्ट वे। आधों के तो नाम से ही समझ में आ जा रहा है। अब कल की क्लास में वैसे हमें कंटिन्यू करना है, आज मैं सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तुम्हें दे रही हूँ कि अब बेटा डिपेंड करता है कि हार्मोन का नेचर क्या है, उसके अनुसार उसके रिसेप्टर्स होते हैं। इनके दो प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, एक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, एक होते हैं बेटा, आधे घंटे का टॉपिक है, आई थिंक कल हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, तो लेट अस सी, ठीक है ना, हम कितना कर पाते हैं। अरे रुतबा कह रही है कि मैम प्रोलैक्टिन, क्या लिखा है मैंने बेटा, सारे पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स। कैसी बातें कर रहे हो यार, क्लास कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। एक्चुअल में बेटा पता नहीं चला, मुझे तो लग रहा है अभी तो शुरू हुई थी यार। बहुत आज यकीन की भी क्लास बहुत जल्दी जल्दी, ऐसा लगा कि बहुत जल्दी, शायद मैं बहुत दिनों के बाद क्लास ले रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज्यादा लगा जल्दी हो गई क्लास। तो अब बेटा हमारा आधे घंटे का टॉपिक बचा हुआ है, मैं नहीं एनसीईआरटी की छोड़ के जा रही हूँ आप लोगों के लिए। कल हम देखेंगे, इट्स अ वंडरफुल टॉपिक, है ना, हम देखेंगे कि कैसे ये आयोडीनेटेड वाले कैसे काम करते हैं, स्टेरॉइड वाले कैसे काम करते हैं, और पूरा रिवाइज करके आना। थोड़ा न्यूरल कंट्रोल को भी ना एक बार ब्रशअप करके आ जाना, उसके भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और इसके भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, खूब मजा आएगा। तपस्या सीरीज हम साथ मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इट वॉज वंडरफुल बेटा, बहुत टाइम के बाद बहुत मजा आया क्लास लेने में। कल और मजेदार बेटा क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमारा एनिमल किंगडम स्टार्ट हो जाएगा बेटा, एनिमल किंगडम और बायोमोलिक्यूल्स, दैट्स इट। ओके, पढ़ाई करते रहो बेटा, पढ़ाई करते रहो, टाइम पास में इंगेज मत हो। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थोड़ा सा ब्रेक लो, रेस्ट लो, नहीं तो एक बार क्विकली जो पढ़ा है उसको 5 मिनट में। आज यकीन में भी बच्चों को ये बोल रही थी कि क्लास के बाद ही अगर तुम 10 मिनट दे सकते हो, अगर तुम्हें नहीं ज्यादा मौत आ रही है तो क्लास के 10 मिनट बाद ही, जूलॉजी की क्लास कितना ही रिवाइज करने में टाइम लगेगा बेटा, 10 से 15 मिनट बैठे हुए हो, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो, और रिवाइज 10-15 मिनट अगर देख लिया एक बार, फिर उठो, चाय वाय पियो, ब्रेक लो, फिर अपना कंटिन्यू करो। अगर कर सकते हो तो ऐसे ट्राई करो, ठीक है ना। हाँ चलो, गाना ही तो याद नहीं आता बेटा मेरे को, बड़ा तुम्हारे गाने की वजह से बहुत प्रेशर होता है मेरे दिमाग में यार। वो गाना कौन सा है, तुमको बुलाऊं या पल के बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो, जमी को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो, तुमको बुलाऊं या पल के बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो, जमी को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम
कहो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बेटा कल की कक्षा में, ठीक है ना। आज फ्लो बना है वापस से, और कल इस फ्लो को और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पढ़ाई करके आना, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।